अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक और अच्छा सा नावल लेके आई हूँ जो इंशाल्लाह ताला आप लोग को पसंद आएगा। नावल का नाम आप लोग को लास्ट पे पता चलेगा। तो चले अब हम इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बाबा जानी कहाँ हैं आप? मुझे लेट हो रहा है कॉलेज से। हनीसा पिछले 10 मिनट से मिकाल साहब का इंतज़ार कर रही थी। मिकाल साहब जो कोई फाइल स्टडी कर रहे थे। हिंसा की आवाज़ पर मुस्कुराते हुए कोट पहने लगे थे। अनीसा इस वक्त ब्लैक शॉर्ट फ्रॉक और नेवी ब्लू नैरो पैंट, बालों की पोनी टेल किए, नीली आंखों में कुछ करने का जुनून लिए सीढ़ियों पर नजर टकाए खड़ी हुई थी। अनीसा की मासूमियत इसकी खूबसूरती को मजीद निखार देती थी। इसके बारीक पतले होंठों पर गुलाब की पतखंडियों की मांदी गुलाल छाया हुआ था। शौक और चंचल तबीयत की मालिक अनीसा मिकाइल सिर्फ अपने बाप से ही करीब थी। इसकी पहली मोहब्बत थे इसके बाबा, जिनकी संगत में वो किसी फूल की तरह खिलती थी। हनीसा ने गहरा सांस भरकर बाहर गिराज की तरफ कदम बढ़ाए थे। उन्हें हनीसा अपनी ही धुन में चलती बुक्स में सर्दी चढ़ रही थी जब सामने से आते शख्स के चौड़े सीने से जा लगी। इसकी बुक से नीचे जा गिरी थी। इससे पहले कि हनीसा गिरती, काबी सुल्तान ने अपनी ग्लोव्स में मुकीद हाथ से ग्लव्स में मुकीद हाथ से इसकी नाजुक कलाई थामे से गिरने से बचाया था। हनीसा ने जैसी नज़र उठाकर सामने देखा तो वो हासिल ग्रीन आंखों से टकराए, जिनमें तेरते सुर्ख डोरे से एक पल में खौफजदा कर गए थे। सुर्ख सफ़ेद रंगत, तीखी नाक, नाभि होंठ। इस वक्त ब्लैक हुडी ब्लैक की पैंट में मलबूस वाकई कुदरत का शाहकार था। अब आबिद सुल्तान था जिसकी एक दुनिया दीवानी थी। आबिद सुल्तान जिसके साथ में खड़ी बोल्ड सी हनीसा थर थर कांप रही थी। आबिद की सुर्ख नज़र इसके सरापे पर टिकी हुई थी। एक तीखी नज़र इसके चेहरे पर डालते किसी अछूत की तरह से खुद से दूर धकेला था। हनीसा गिरते गिरते बची थी। इसने सख्ती से आंखें मीच ली थी कि काश ये ख्वाब हो, काश आबिद सुल्तान का सामना इससे ना हुआ हो। इसकी हालत तड़पती मछली जैसी हो गई थी जिसके आसपास सिर्फ एक देव था जिसकी कैद इसे जिंदान की याद दिलाती थी। हनीसा ने हिचकी भरते दोनों आंखों से आंसू रगड़ते जो इसके सुर्ख गुलाब गालों को भिगोते हुए होंठों पर से रख रहे थे। अनीसा ने चुपके से उंगलियों के दरमियान से देखा कि दियो जला गया है या नहीं। इसकी बचकाना हरकत पर आप इसने मजीद सख्ती से अपने ग्लव्स में मुकीद हाथ को भेजा था, जैसे इस हाथ के दरमियान हनीसा मिकाइल हो। वो अपना एक घुटना फोल्ड किए इसके करीब बैठा, जो भी चेहरा छुपाए सिसक रही थी। तुम्हें पता है एचे के तुम बहुत खूबसूरत हो, बल्कि बिल्कुल किसी परी की तरह, है ना। इसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी, पर हनीसा इसके शैतानी रूप से बेखबर, बस अल्लाह से दुआ मांगने में मसरूफ़ थी कि काश इसके बाबा आ जाएं। अब इसने अपनी शहादत की उंगली इसकी ठोड़ी के नीचे रखते चेहरा पर किया। अनीसा के रोने में मजीद रवानगी आ गई थी। वो कभी मजबूत नहीं बन सकती थी आबिद सुल्तान के सामने। वो तो फड़फड़ाती चिड़िया थी जिसके पंख आबिद सुल्तान के पास गए थे। अब इसने इसके आंसू से चेहरे पर फूंक मारी। हनीसा इसकी आग के मारने धकती सांसें अपनी आंखों पर पाते सांस तक रोक गई थी। वो चीखना चाहती थी पर आवाज़ हलक में दब सी गई थी। अगर कोई आज हनीसा मिकाल से कहता कि आबिद सुल्तान और मौत में से किसी एक को चुनना है तो वो बिलाशुबा मौत को चुनती। इससे पहले कि वो बेहोश होती, आबिद से गहरी नज़र इसके लरज़ से सरापे पर डालता वहाँ से अंदर की जाने बढ़ गया था। मिकाल साहब बाहर आए तो हनीसा की हालत देख के तड़प के इसकी जाने बढ़े थे, जो रुक रुक के अब सांस लेती हुई इनको दुनिया दहला गई थी। मिकाल साहब ने फ़ौरन से बाहों में भरा गाड़ी की तरफ भाग के अपने रूम की खिड़की से किसी ने मंजर इंतहाई तनफर से देखा था। मिकाल सैयदज़ादा और अफराल सैयदज़ादे दोनों भाई थे। मिकाल साहब की बेगम मंशा मुनीसा की पैदाइश के वक्त इंतकाल कर चुकी थी। इनकी सिर्फ एक ही बेटी थी मनीसा, जबकि अफराल साहब के 2 औलादें थीं, आबिद सुल्तान सैयद और राशिद सुल्तान सैयद। दोनों भाई एक दूसरे के बिल्कुल उलट थे। एक आग था, दूसरा पानी। दोनों ने खूबसूरती बेमिसाल पाई थी। इनकी वालदा उफ़त बेगम बहुत नेक खातून थी। अनीसा की वालदा के इंतकाल के बाद उन्होंने अनीसा को माँ बनकर पाला था। अनीसा बहुत रिजर्व नेचर की मालिक थी। वो सिर्फ अपने बाबा और चची जान से ही बात किया करती थी, वरना अपने कमरे में बंद रहती। राशिद सुल्तान बाप के साथ बिजनेस संभाल रहा था। इसकी नेचर बहुत जॉली टाइप की थी। अनीसा को तो वो सब अपनी ज़िंदगी मानते थे। वो लाडली थी आशिर और मिकाल साहब की। इसके बरक्स आबिस को अनीसा से सख्त नफरत थी। और 19 साल की लड़की जिसकी खूबसूरती से भी आबिस को नफरत थी, पर वो मासूम बचपन से अब तक इस बात से अनजान थी कि आज तक आबिस का रवैया इसके साथ ऐसा क्यों है। मिकाल साहब इसे अपने दोस्त के क्लिनिक ले आए थे। उन्होंने फ़ौरन हनीसा का चेकअप किया था और इसे इंजेक्शन लगा दिया। मिकाल साहब जो कब से बेचैनी से बाहर टहल रहे थे, डॉक्टर आकिब के बाहर आते ही सब खातिब हुए थे। आकिब, यार क्या हुआ मेरी बच्ची को, प्लीज़ बता। उनके लहजे में बेचैनी का आंसर नुमाया था। डॉक्टर आकिब ने रिलैक्स किया और बताया कि अनीसा सिर्फ स्ट्रेस की वजह से बेहोश हुई है, बाकी सब ठीक है। मिकाल साहब ने इनका शुक्रिया अदा किया और आशिर को फ़ोन किया था। आशिर जो अभी ऑफिस के लिए निकल रहा था, ताया जान की कॉल देकर पिक की थी और जब दूसरी तरफ इनकी परेशानी से भरपूर आवाज़ सुनाई दी
बेटा हनी की तबीयत ख़राब है, मेरी मीटिंग है, तुम इसे घर ले जाओ। आशिर इसकी बात सुनता फ़ौरन सारे काम छोड़कर क्लिनिक पहुंचा था। मिकाल साहब इसी का इंतज़ार कर रहे थे। मिकाल साहब मीटिंग के लिए निकले तो आशिर बेताबी से अपनी गुड़िया सी दोस्त को देखने के लिए रूम में आया था, जहाँ वो आंखें मसलती उठ चुकी थी। आशिर को देखकर नीसा को एकदम से फिर से खौफ आना गहरा था। इससे आशिर में भी हाफिज दिखाई देने लगा था। नीसा को यूं कामता देखकर आशिर परेशानी से आगे बढ़े से खुद से लगा गया था। किसी कीमती मजाक की तरह उसके बालों को सहलाता पुरसकून करने लगा था। नीसा कुछ ही देर में पुरशफ़क़त लम्स महसूस करती आंखें मूंद की थी। आशिर से बाजू में भरता गाड़ी में लटाता घर के रास्ते पर डाल गया था। ये जाने बगैर के घर पर कौन सी क़यामत इसका इंतज़ार कर रही है। नूरुलैन आखिर कब तक तुम्हें होश आएगा? लड़की कब से उठा रही हूँ, तुम्हारे बाबा कब से वेट कर रहे हैं। मोना बेगम नूरुलैन को कितनी देर से जगा रही थी, पर वो थी कि गधे घोड़े बेचकर सो रही थी। मोना बेगम का जब आखिर जवाब दे गया तो उन्होंने इसके कमरे में कदम रखा, जहाँ पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। मोना बेगम ने हाथ मार कर लाइट ऑन की तो पूरा कमरा रोशनी में नहा गया। मोना बेगम की नज़र जहाज़ी साइज बेड पर पड़ी, जहाँ वो बेढंगे अंदाज में सोते बिल्कुल बच्ची सी लग रही थी। नूरुलैन के बिखरे गए कमरे पर नज़र डालते हुए गहरा सांस भर की थी। नूरुलैन का कमरा खसूसी इसकी पसंद के मुताबिक वाइट और ग्रे कम्बिनेशन के पेंट ग्रे ही कर्टन्स, खूबसूरत सी अलमीरा, ग्लास वॉल, जिससे बाहर की खूबसूरती मज़ीद निखर जाती। नेस कमरा जदीद चीज़ों से रास्ता था। नूरुलैन शफ़ात लशारी की इकलौती बेटी थी। इनके कोई औलाद ना थी। नूरुलैन इनके भाई की बेटी थी, जिसमें दोनों मियाँ बीवी की जान बसती थी। ज़िंदगी की हर आज़ाइश से मुहैया की गई थी। नूरुलैन ने मुसलसल आती आवाज़ों पर जैसे कम्फर्ट चेहरे से हटाया। मोना बेगम ने घूर कैसे देखा था, जो शहद रंग आंखों से माँ को देखती, गोल्डन ब्राउन बालों को जोड़े में मुकीद करती जमाइयाँ रोकने लगी थी। नूर, मैं एक लफ्ज़ ना सुनो तुम्हारे मुँह से, जल्दी से फ्रेश होकर आओ। मोना बेगम ने डबटने के अंदाज में कहा था। नूरुलैन मुँह बनाती हुई वॉशरूम में घुस गई थी। 5 मिनट में बिल्कुल रेडी थी और नीचे आई तो शफ़ात साहब के मुँह से बेसाख्ता माशाअल्लाह निकला था। सादगी में बेहद हसीन लग रही थी, नाजुक सी शहद रंग आंखों में अलग ही चमक थी। सुर्ख और सफ़ेद रंग में सुर्खी नुमाया थी। लोगों पर कायम शाइस्ता सी मुस्कुराहट इसका वक़ार मज़ीद बढ़ा रही थी। वो इस वक्त रेड लॉन्ग फ्रॉक और चूड़ीदार पजामे में हमरंग मुकाबले किसी को भी तस्खीर कर सकती थी। शफ़ात साहब ने इसलिए इसके लिए बाजुआ किए थे तो वो झट से दौड़ती हुई मोहब्बत से भरपूर इंसान में समा गई थी, जहाँ दुनिया का सुकून हो। वो जुनून की हद तक अपने वालिदैन से मोहब्बत करती थी। पापा सॉरी फॉर द लेट, वो कान पकड़ते बोली तो शफ़ात साहब मुस्कुरा दी थी। मेरा बच्चा बाबा की जान, बाबा जान मेरी ज़िंदगी, ये वक्त क्या चीज़ है। इनकी मोहब्बत पर वो इसकी पेशानी चूमती ने मुतबिर कर गई थी। दोनों बाप बेटी का प्यार देखकर मोना बेगम की आंखों में नमी सिमटने लगी थी। बस करें, वो कॉलेज के लिए लेट हो रही है। इनकी बातों पर दोनों मोहब्बत से इन्हें देखने पर एक आवाज़ में बोले थे। मोना बेगम, जलती हैं आप हमसे। दोनों बाप बेटी इनको छेड़ते हुए कहकर लगा उठे थे। छोटा सा घराना खुशियों से भरपूर था, पर किसको पता था खुशियों को कब नजर लग जाएगी। आप इसकी नज़र जैसे गेट से अंदर आते आशिर की बाहों में मौजूद हनीसा पर पड़ी, इसकी आंखें पल पल में सुलगने लगी थी। सख्ती से हाथों में थामे इस तस्वीर को दबोच गया था। एक अलग सा जुनून इसके दिमाग पर सवार था, जैसे किसी ने तपती भट्टी में झोंक दिया हो। साबित हुआ हनीसा में, कल तुम आबिद सुल्तान की नफरत के भी लायक नहीं। अब इस जिस आग में सब झलस रहा था, नावाकिफ था कि आग सबसे पहले आबिद सुल्तान के वजूद को खास तर करेगी। वो जान कनी का रोक लगाए कि जिससे आबिद सुल्तान की रूह तड़प जाएगी। हनीसा मिकाल इस कदर दर्द दूंगा कि मौत की भयानक भीख मांगोगी, पर मौत नहीं आएगी। तुम्हारी रग रग में अपनी ऐसी नफरत की छाप छोड़ूंगा कि कोसोगी इस दिन को जब मेरे दर्द की वजह बनी। मैं तुम्हारे वजूद से ख़त्म कर दूंगा अपने वजूद की बेचैनियाँ। अनीसा मिकाल ये वादा रहा आबिद सुल्तान का। आबिद ने एक हाथ में पकड़ी सिगरेट को सुलगाया, फिजा में धुआं उड़ाता इसमें अनीसा मिकाल का अक्स देखते कहकर लगा गया था, जहाँ इसका पूरा जख्मी था और वह बेबस थी आबिद सुल्तान के सामने। आशिर अपने ही सोचों में डूबा हुआ था, जब सामने से आती कार को न देख सका। दोनों कारों का ज़बरदस्त तसादम हुआ था। आशिर स्टीयरिंग कंट्रोल करता इससे पहले ही दरख्त से टकरा गई थी। सीट बेल्ट की वजह से आशिर को ज़्यादा चोटें नहीं आई थी, पर आशिर एक दूसरी गाड़ी में मौजूद अफराद का सोचते कार से उतरा था। सब लोग वहाँ जमा हो रखे थे। आशिर इनको पीछे हटाता आगे बढ़ा, जहाँ कोई लड़की नकाब में बेहोश पड़ी थी। आशिर ने जल्दी से इसके ड्राइवर को साथ लिए हॉस्पिटल का रुख किया था। आज का दिन इसके लिए मनहूस था। सुबह से कोई ना कोई अनहोनी हो रही थी। आशिर की नज़र अपनी गोद में सर रखे बेहोश रकीब पर पड़ी, जो गुलाबी अबाई में मलबूस से घनी मोटी पलकें खूबसूरती से हिजाब में
आशिर को वो खुशगवार हैरत में मुबतला कर रखी थी। एक अजीब सी कशिश इसे महसूस हुई थी इस लड़की में। अगले 5 मिनट में वो हॉस्पिटल था। डॉक्टर्स इसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। वो परेशानी के आलम में बाहर चक्कर काट रहा था जब वो सामने से ही एक इंतहाई पुरवकार शख्स ड्राइवर के साथ चलता हुआ उनके करीब आन खड़ा हुआ। बेचैनी से इससे पूछने लगा, बेटा क्या हुआ? कैसी है मेरी नूर? बताओ मुझे कैसे हुआ ये सब? इनकी बात सुनकर आशिर मज़ीद शर्मिंदा हुआ था। यकीनन वो इस हिजाबी लड़की के वालिद थे। आशिर ने इनसे माजरत की और इन्हें सारी बात बताई। शहबाज साहब ने इनके कंधे पर हाथ रखा था। बेटा शुक्रिया, आप मेरी बेटी को यहाँ लाए। आपसे दरख्वास्त है बेटा कि जब दिमाग पुरसुकून ना हो तो इस तरह ड्राइविंग नहीं करते। मेरी बेटी अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में है, मगर आगे से एहतियात करना। आशिर इनके पुरशफ़क़त लहजे से मुतासिर हुआ बिना न रह सका था और तशक्कुर से इससे मिला था। सर इंशाअल्लाह मैं ख्याल रखूँगा। क्या नाम बताया आपने बेटा? सर मेरा नाम आशिर सुल्तान है। शफ़ाज़ साहब नाम सुनते पहचान गए थे। बिज़नेस की दुनिया में जाना माना पहचान नाम था। अभी वो टहल ही रहे थे जब डॉक्टर बाहिर आए। नूर के होश में आने का बताया था। शफ़ाज़ साहब ने रब का शुक्र अदा किया। जल्दी से रूम की जानिब बढ़े थे। आशिर ने भी बाहर की राह ली थी। रात 2 बजे का वक्त था जब कोई इंतहाई धीमे कदमों से चलता हुआ निज़ाम वकील के कमरे में दाखिल हुआ था। दरवाज़ा झट से लॉक किया। अनीसा नींद में भी इस जाने पहचाने खुशबू को महसूस करती बेचैन सी हुई थी। पर इस पर दुआओं का असर था। वो बेसुध पड़ी हुई थी। वो बिना आवाज़ पैदा किए इसके सराहने पर आ बैठा था। बगौर चांद की चमकती रोशनी में इसका धमकता चेहरा देखने लगा, जिस पर छाई मासूमियत किसी को भी अपना दीवाना बना सकती थी। अब इसने नहायत नरमी से इसके चेहरे पर आए बालों को पीछे किया था। अंदाज में इस कदर नरमी थी जैसे वो कोई कांच की गुड़िया थी। इसके लम्स पे वो कसमसाई थी। अब इसने इसके करीब होते गैर महसूस अंदाज में इसकी नाक जोड़े सांसें अपने अंदर उतारने लगा था। एक सरूर सा इसके दिलो दिमाग पर छाया हुआ था। कितना सुकून था। वो न जाने कब तक इसकी सांसों को खुद में उतारे अपनी तनी रगों को सुकून देने लगा था। अब इसको अचानक से कुछ याद आया। इसने बड़ी एहतियात से इसके नर्म और नाजुक हाथ को अपने हाथों में थामे अपने कंधे पर मौजूद जख्म पर रखा और दबाव बढ़ाने लगा। शायद ये भी सुकून का नया अंदाज था इसके लिए। हनीसा का हाथ अपने कंधे पर रखे वो फिर से इसके दुपट्टे को चेहरे पर फैलाए इसकी खुशबू किसी ड्रग्स की तरह खुद में उतारने लगा था। वो एक थकता जुनूनी लम्स इसकी पेशानी पर छोड़ता जैसे आया था वैसे ही वहाँ से निकलता चला गया। अनीसा की आंख सुबह 10 बजे के करीब खुली थी। इसने जैसे ही नज़र चारों तरफ घुमाई थी तो अपने सराहने आफत बेगम को बैठे पाया, जो शायद इसके पास बैठे कुछ पढ़कर फूंक रही थी। इसको अपने पास पाते ही अनीसा के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ था। वो बेसाख्ता इनसे लिपट कर आंसू बहाने लगी और अपनी बेबसी पर आखिर क्यों थी वो इस कदर कमज़ोर कि अब इस सुल्तान इसकी रूह तक को जंच पहुँचाने में 1 सेकंड नहीं लगाता था। वो वाक़ई इस कदर आसान हदफ थी? वो मासूम तो खुद से अनजान थी। आफत बेगम से आकर कुर्सी पर इसे खुद से लगाया और पेशानी पर बोसा दिया। इनकी मोहब्बत पर वो एक बार फिर से बिखरी थी। मेरी जान, मेरी गुड़िया, क्या हुआ? आपने क्यों पढ़ाई को इस कदर सवार कर लिया है खुद पर कि मैं हूँ ना खुद अपनी बेटी को बस तैयारी करवाऊँगी। और तुम्हें पता है तुम्हारे आबिस भैया भी टॉपर रह चुके हैं। वो तुम्हारी मदद करेगा मेरी ज़िंदगी पर खुद को और हमें तकलीफ़ ना दो मेरी बच्ची। अनीसा जो इनके हमेशा की तरह नरम लहजे में मुस्कुराई थी, वहीं आसिम के नाम पर एक खौफ का साया इसके चेहरे पर लहराया था। एक पल को पूरा वजूद कँप-कँपा उठा था। वो फ़ौरन से उफ़त बेगम से दूर होती हुई वॉशरूम में बंद हो गई थी। उफ़त बेगम में इसके अचानक रद्द-ए-अमल पर बौखला गई तो फ़ौरन से आवाज़ें देने लगी। हन्नी गुड़िया तुम ठीक तो हो? जब अनीसा की लड़ज़ती आवाज़ ने इनको पुरसुकून किया था। जी मामा मैं ठीक हूँ। आवाज़ में हद दर्जा नरमी हुई थी जो आफत बेगम वॉश बेसिन पर चलती टैप की वजह से सुन न सकी और इसके लिए जल्दी से नाश्ता बनाने चलेगी। हनीसा मिकाइल वॉश बेसिन पर झुकी अपना कमलाया सा रूप देखने लगी थी। लंबे घने बाल इस वक्त रोशनी हालत में थे। नीली आंखों में खौफ का जहां था। सुर्ख लब ऐसे थे जैसे किसी भी वक्त खून छलकने लग जाएगा। हनीसा अपनी मम्मी नाजुक हाथों की उंगली से चेहरा छूती अपना अक्स देख रही थी। क्यों करता था अब इस सुल्तान से इस कदर नफरत का क्या सद्भाव था? हनीसा फ्रेश होकर बाहर निकली। अपने गीले बालों को तौलिए से आज़ाद किए पिंक फ्रॉक पर वाइट चूड़ीदार पजामे में इस वक्त वो महकता गुलाब लग रही थी। इसके वजूद की दिल फरेब महक नम बालों से गिरती पानी की बूंदें एक अलग ही समा बांध रही थी। हनीसा ने कोफत से ब्रश हाथ में पकड़े अपने बालों को देखा जो उसे सुलझ ही नहीं रहे थे। उसे रोना आने लगा था। गंदे हो क्यों नहीं ठीक होते? मेरे आंसू को भूलूंगी, वो कट कर देंगे तुम्हें। वो बड़े मसरूफ़ से अंदाज में बालों को सुलझाती रास्ताना गुफ्तगू कर रही थी। जहाँ इसकी गुफ्तगू पर किसी के पथरीले तासुरात में नरमी आई थी, वहीं आशु का नाम सुनकर माथे पर लातादात बालों का इजाफा हुआ था। इसे महसूस हुआ था कि किसी ने खौलता हुआ पानी इसके वजूद पर डाल दिया हो। वो सुर्ख नज़रों से ब्लैक रूम में बैठा स्क्रीन को घूर रहा था और फिर एक ही झटके से उसने लैपटॉप को दीवार पर दे मारा।
अनीसा मिकाइल एक बार फिर इसकी अनापरकारी वार कर चुकी थी, जिसका इसे अंदाजा भी ना था। अनीसा की जद्दोजहद बालों से जारी थी जब इसे अपने पीछे आहट महसूस करके वो पीछे मुड़ी और अपने बिल्कुल सामने खड़े आबिद सुल्तान को देख इसकी आंखें फटने के करीब थी। जिस्म खड़े खड़े कांपने लगा था। वो पलकें बार बार झपकती अपनी रोशन नीली आंखों से इसकी सर्द हसल करे आंखों में देख रही थी, पर एक लम्हे से ज्यादा न देख पाई ही इसको। इसने इस मासूम सा वजूद लरज़ गया था। आबिस कदम कदम बढ़ता इसके करीब आने लगा, जबकि इसे अपनी तरफ बढ़ता देखकर नेज़ा का सांस ऊपर का ऊपर ही रह गया था। वो होंठों पर अपनी मखरूती उंगली जमाया हुआ सांस भरने लगी थी। आबिस ने इसे दूर जाता देखकर तमस्कराना अंदाज में लबों को मुस्कुराहट में ढाला था। क्या वह निज़ाम मिकान मेरे भाई की बाहों में बड़े आराम से नींद के मज़े लूट रही थी, और मुझसे इस कदर दूरी, ये तो नाइंसाफ़ी है ना पापा की हनी। आप इसका लहजा मुकम्मल बहका हुआ था, एक जुनून बेमानी सा था जिसकी रूह में बहकता वो सब फरामोश कर बैठा था। इसकी नफरत, इसका पागलपन, सब कुछ सिर्फ अनीसा मिकाइल से मंसूब था। इसके न जवाब न देने पर आप इसने आंखें झुकरी थी और एक ही जज्बे से खुद के करीब करता बेड पर बैठा गया था। ये सब एक पल में हुआ था। अनीसा पल के झपके बैठ बैठती। इसे महसूस हुआ कि हवा का कोई झोंका इसे छूकर गुजरा था। अभी सुल्तान इसे ऐसे छुआ था कि वो महसूस न कर सकी। बस आंखें बंद किए गहरे सांस भरते अपनी मौत की दुआएं मांगने लगी थी। आंखें खोलो, वो सर लहजे में बोला था। हनीसा मिकाइल आवाज़ में तनबिया थी कि अगर मेरी बात न मानी तो अंजाम की जिम्मेदार खुद होगी। अनीसा ने झट से आंखें खोलती थी, मुस्कुराया था इतनी फर्माबरदारी पर, लेकिन ये मुस्कुराहट जहर खून थी। अनीसा भी कुछ समझती कि इसे अपने बालों में कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ था। अनीसा ने डरते हुए इसे नजर बचाकर अपने बालों की जानिब देखा, जहाँ इसे की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। जिस्म खौफ से थरथराने लगा था। इससे पहले वो ठीक थी। अभी सुल्तान ने हाथ ग्लव्स में मुकीद हाल इसकी आवाज़ को हलक में ही कैद कर गया था। वो रोते हुए हाथ पांव मारने लगी और खुद को छुड़वाने लगी। अब इसमें मुस्कुराता हुआ आंखें मूंद गया था। सुकून था। अभी ये इन लफ्ज़ों का खमियाजा था जो हनीसा मिकाल ने किसी के लिए अपने लबों से ज़ाद किए थे। अब इसके बालों से वो सांप निकाला जो देखने में काफ़ी खतरनाक लग रहा था। इसे छोटी सी थी। अभी सुल्तान ने कहा था। इसके मुंह से निकलने वाले एक एक लफ्ज़ पर आबिद सुल्तान इसे सजा दे चुका था। आबिद ने सांप को इससे दूर किया, बॉक्स में डाला और अनीसा की जानिब अपना निगाह उठाकर देखा था। जो भी करती सांसों से टूटते बिखरते वजूद से हिचकियाँ भरती बेड पर गिरती चली गई थी। दिल में दर्द उठा था, शदीद दर्द, जिसको बर्दाश्त करना अनीसा मिकाल के बस से बाहर था। आबिद ने एक महसूस से रग दबाते अनीसा को बेहोश किया था। उठकर दरवाज़ा लॉक करता, खुद को कोर्ट से आज़ाद करता, इसके बहुत करीब बेड पर नीम दराज होता, इसके फूल से वजूद को अपने सीने में भीड़ गया था और अपने सिसकते दिल को राहत पहुंचाने लगा था। इससे हर था जो वो जकड़ सा जाता था, पर हनीसा मिकाइल से बेखबरी में वो किसी तौर पर भी नहीं बरत सकता था। अब इसने इसके भीगे आंसू से चेहरे को देखते एकदम से पास पड़े जग को अपने हाथ में पकड़े पानी से इसके पकड़े टेबल से इसके टुकड़े कर दिए। वो दोबारा अपने टेबल रूप में आ चुका था, जिससे कोई भी वाकिफ ना था। अब इसने कांच का एक टुकड़ा उठाते इसके हाथ में थमाया और अपने सीने से शर्ट खिसका कर वहां इसके हाथ में थामे कान से ये लिखने लगा था। जुनूनी अंदाज था, दरिंदगी की इंतहा थी कि इसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। इसकी पूरी शर्ट खून से तर हो गई थी, पर वो बेखबर से अपना काम करता मुतमिन था। अनीसा की मम्मी उंगलियों को अपने हाथ में लिए फंसाए वो बारी बारी इन उंगलियों पर अपने सिलकते लबों का लम्ब छोड़ता। बेहोशी के आलम में भी अनीसा मिकाइल को तड़पने पर मजबूर कर गया था। आप इस दिल से मुस्कुराए थे इसकी बेचैनी पर। यही तो वो चाहता था कि अनीसा तड़पे, इसके लम्ब पर दर्द से सिसकती रह जाए और वो दुनिया से बेहिस होता इसे खुद में कैद कर जाए। सुकून क्या है तुम्हारे मेरे साथ होना, करार क्या है तुम्हारा मुझसे बात करना, तस्कीन क्या है तुम्हारा मुझसे जानना कहना, इत्मीनान क्या है तुम्हारा हमेशा मेरे पास रहना। अनीसा के कान में सरगोशियाँ करता आबिद सुल्तान न बदल चुका था, जो हनीसा मिकाल के जादू में बहक चुका था। पर इसमें कोई मोहब्बत नहीं थी, कोई चाहत नहीं थी तो सिर्फ एक तलब, जुनून था, वहशत थी। दिस विल हैपन, यू विल फील मी एवरीवेयर। वो बहती रूह में इसकी खुशबू खुद में उतारता मदहोश होता। इसका वहशीपन ख़त्म हो गया था। कुछ तो था जो इसे हनीसा मिकाइल की जानिब खींचता था। इसके चेहरे पर छाई मासूमियत इसे दिलरुबाई करने पर मजबूर करती थी। नूरुलैन जैसे ही घर में दाखिल इसे सामने देखकर हलता कड़वा हो गया था। नूरुलैन को शदीद नफरत थी इस शख्स से जो इस वक्त इसकी माँ के पास बैठे मुस्कुराते न जाने कौन से राज़ो न्याज़ में मसरूफ़ था। नूर, अरे तुम वहाँ क्यों खड़ी, आओ ना आओ। देखो अर्शमान इसे वहाँ खड़े देखकर आगे बढ़ा, पर सर पर पट्टी देखते कर वो एकदम से गिराया था। अ, ये नूर, ये तुम्हें क्या हुआ है? हाँ तुम ठीक तो हो ना? वो अपने लहजे को नरम रखते बोला था, जो इस वक्त नामुमकिनात में से एक था। अर्शमान सफ़ा साहब के कज़न का बेटा था, जो अपने बाप का बिजनेस संभालता था। एक भरपूर नौजवान था। अर्शमान को पता ही ना चला कब वो छोटी सी नूरुलैन इसके दिल में जगह बना बैठी थी। वैसे पसंद करने लगा था, मगर अब बात सिर्फ पसंद तक महदूद नहीं रही थी, बल्कि इससे भी बहुत आगे निकल चुकी थी।
अर्शमान इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का सोच चुका था। शफात साहब इसका नूरुल की तरफ झुकाव से बखूबी वाकिफ़ थे, क्योंकि अर्शमान दौरानी बातों-बातों में कई बार नूर का हाथ अर्शमान के लिए माँग चुके थे। हर बार शफात साहब का ये कहना कह के इनकार कर देते कि नूर अभी पढ़ाई करना चाहती है। अर्शमान ने जब ये बात सुनी तो वो सरशार हुआ था कि चलो कम से कम इनकार तो नहीं हुआ ना, नूरुल इसी की है। नूरुल की सादगी अर्शमान दुरानी की कमज़ोरी बन गई थी, जिसके आगे से अब हर चीज़ बिल्कुल मामूली सी लगती थी। अर्शमान दुरानी लड़कियों से खेलने वाला मर्द था, मगर नूर से मिलने के बाद इसके ख़्यालात बदल गए थे। वो जैसे नूरुल से बंध गया था, लेकिन शायद वो नूर के अपने बारे में नादा ख़्यालात से बिल्कुल नावाकिफ़ था। नूर को अर्शमान का अपनी तरफ मुतवज्जा होना ज़हर लगता था। हालाँकि आज तक इसने कोई पेशकदमी नहीं की थी, लेकिन जब भी वो नूर के सामने आता, नूर के हाथ-पाँव फूलने लगते थे। अजीब से एहसास से घिर जाते थे, एक गैर महफ़ूज़ एहसास जो अर्शमान दुरानी की ब्राउन आँखें इस पर किए रखती थी। भाई, आप मेरे बारे में फ़िक्र ना करें, मैं ठीक हूँ। नूरुल इंतहाई रूखे अंदाज़ में कहती वहाँ से निकल गई थी। नूर के लिहाज से औरत को इस कदर सख्त लहज़ा रखना चाहिए कि कोई भी मर्द इससे बात करने से पहले 100 बार सोचे। अलबत्ता तो किसी मर्द से बराह रास्त मुख़ातिब होना नूर शफ़ात को ज़हर लगता था। इसकी कुछ हदूद थी जिनमें वो रहकर वो किसी गैर महरम से खुद को महफूज़ रखना चाहती थी, क्योंकि किसी भी औरत का लहज़ा मर्द को अपनी तरफ बेज़ार करने में और राग़िब करने में अहम किरदार अदा करता है। हुनैसा को होश आया तो खुद को एक खूबसूरत अपार्टमेंट में पाया था। अपने इर्द-गिर्द अनजान जगह को देखते इसकी आँखें हैरत के मारे पूरी की पूरी खुल गई थी। डर और खौफ से वैसे ही बुरा हाल था, जाने अब क्या आज़माइश आने वाली थी। वो अपनी हिचकियाँ दबाती जल्दी से बेड से उठी थी और दुपट्टे से इसका वजूद बेनियाज़ था, किसी को भी बहका सकता था। पर हनीसा मिकाल को इस बात का होश ही कहाँ था। वो आबिद सुल्तान के हक़ में एक और सज़ा की कसूरवार हुई थी। हनीसा सोच रही थी कि वो कहाँ है, जब अचानक दरवाज़ा खुला और गहरी आँखों वाला वो शख़्स चेहरे पर सेट करता हुआ हनीसा की तरफ कदम बढ़ाने लगा था। उसके भारी बूट में मुकीद पाँव सीधा हनीसा के दिल पर पड़ रहे थे। काली सर्द आँखें हनीसा को अपने जिस्म के आर-पार दाग होती हुई महसूस हुई थी। प्लीज़ मुझे जाने दें आबिद भैया, आशुफ भैया, कोई मुझे बचाओ। वो हनीसा के पीछे शख्स के सामने हाथ जोड़ते अपने मामा-पापा को याद करने लगी थी। बात इसके ध्यान में ही ना थी कि पेशानी में जो नाम इसने सबसे पहले याद किया था, वो किसी सितमगर का था। दूर खड़ी किस्मत मुस्कुराई थी आबिद सुल्तान पर, जिसका सब कुछ उलटने वाला था। देखो लड़की, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, बस तुम्हें अभी के अभी मुझसे निकाह करना होगा। सर्द आवाज़ जब हनीसा के कानों में पड़ी तो उसका रवा-रवा कँप-कँपा उठा। तो निकाह? इससे तो बोला भी नहीं जा रहा था। अनीसा ने अपनी समझ के मुताबिक जवाब देते हुए सामने खड़े वजूद के अंग-अंग में शरारे दुहरा दिए थे। इसकी गहरी आँखों में इन नामों ने एक दरिंदगी भर दी थी। सुर्ख़-सफ़ेद चेहरा, सुर्ख़ कँप-कँपाते लब, सूजी आँखों से बहते आँसू, बिखरे हुलिये में और सामने मौजूद शख़्स को कोई पागल ही लगी थी। पर असल पागल कौन था, ये तो इसकी आँखों से ज़ाहिर था। अब अगर तुम्हारे इन खूबसूरत लबों से किसी गैर मर्द का नाम निकला, तो तुम्हारे इन लबों से इस तरह जान खींचूँगा कि तुम्हारी मौत की तलब बाकी रह जाएगी। तुम सिर्फ़ मेरी हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी। ओ ना मेरी, बोलो। हनीसा के चेहरे पर अपना चाकू फेरते उसके लबों पर रखता हनीसा की जान आती कर गया था। हनीसा के जवाब न देने पर उसने चाकू का दबाव बढ़ाया था, तो हनीसा के लबों से मदद सी चीख निकली थी। इसके दोनों होंठों को वो ज़ख्मी कर चुका था। हनीसा ने इस पागल शख़्स के से बचने के जल्दी से हाँ में सर हिलाया था। मैं आपकी हूँ, निकाह करूँगी आपसे। हनीसा ने अपनी जान बचाने की खातिर जो लफ्ज़ लबों से अदा किए, उन पर सामने वाला दिलो जान से इस पर निसार हुआ था। अंगूठे से इसके लबों से बहते खून के कतरों को चूमता खुद में जज़्ब कर गया था। मास्क पहने इस शख्स ने हनीसा को एक लाल चुन्नी उड़ा दी थी और हाथ थाम कर बाहर ले आया था, जहाँ कुछ मिनट पहले से मौजूद था। हनीसा इनसे डरती इसका हाथ दबोच की थी, जैसे यकीन हो ये साहिबान हर डर से बचा लेगा। हनीसा का हाथ थामते इसने अपने पास सोफ़े पर बिठाया था और मौलवी साहब को निकाह पढ़ाने का कहा था। हनीसा का पूरा वजूद हिचकोले ले रहा था, ज़हन माफ़ूफ था। इसे क्या मालूम था कि कोई रात अंधेरे में से इस तरह ले आएगा, उसकी ज़िंदगी में अंधेरा करने लगेगा। मौलवी साहब निकाह पढ़ा चुके थे। मास्क पहने सफ़ी से मुबारकबाद वसूल करता इनको छोड़ने गेट तक पहुँचा था। खुद को अकेला पाते ही हनीसा सोफ़े पर लेटकर फूट-फूट कर अपनी किस्मत पर मातम करने लगी थी। ये सब क्या हो गया था इसके साथ, इसने ऐसा कभी सोचा ना था। जब तक वो वापिस से छोड़ कर आया सबको, इसे सोफ़े पर ही देखकर माथे पर लात-दात बलों का इज़ाफ़ा हुआ था। जैसे इसे अनीसा की इस हरकत कतई पसंद न आई हो। वो एक झटके से इसका बाजू मरोड़ता हुआ अनीसा को दर्द से चीखने पर मजबूर कर गया था। प्लीज़ मुझे छोड़ दें, दर्द हो रहा है। अनीसा, जो अभी तक एक झटके से नहीं संभली थी, इस अजनबी का इस कदर भयानक रूप देखते हुए दर्द से चिल्लाने लगी थी। शख्स की नज़र जो ही अनीसा के ज़ख्मी लबों पर पड़ी, इसके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान ने अहाता किया था। इसने हौले से अनीसा का बाजू आज़ाद किया और अपने हाथ में थामा और आस्तीनों पर करता कलाई पर बने अपने हाथ के सिर्फ निशान पर अपनी उंगली फेरता अनीसा को सिसकने पर मजबूर कर गया था। इससे पहले कि अनीसा एक लफ्ज़ मुँह से निकालती, बहुत अचानक वो इसकी सिसकी को अपने लबों में कैद कर गया था। सर्द लम्स था
जिससे अनीसा मिकाल बिल्कुल साकित थी। इसमें इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि वो इसे खुद से दूर करती, और वो शख्स तो जैसे वहशी था, किसी प्यासे की तरह वो अनीसा को अपने साथ में कैद किए बड़ी खूबसूरती से इसकी सांसों से खेल रहा था। अनीसा की सांसें बंद होने पर वो इसे पल भर सांस लेने की मोहलत देता, और अगले ही पल दूनी शिद्दत से इसकी सांसों से खेल जाता कि अनीसा इसकी तकलीफ देती शिद्दत पर बर्दाश्त न कर पाती इसके बाजू में झूल गई थी। वो पुरसकून था, बड़ी नरमी से इसकी सांसों को आज़ादी बख्शी थी, और उसके बालों में चेहरा छुपाता गहरी सांस पड़ने लगा। सुबह के 6 बजे जब वापिस अपने कमरे से निकला तो मिकाल साहब परेशानी से डर रहे थे। क्या हुआ चाचू, आप परेशान लग रहे हैं? इससे पहले कि वापिस इनसे कुछ कहता आशिर ने इनको मुखातिब किया था। मिकाल साहब ने इन्हें जो बताया था इसने इन्हें सुल्तान के पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। नहीं, सबसे ज़्यादा शौक तो आबिद सुल्तान हुआ था। इसकी आंखों से खून झलकने को बेताब था। जुनूनी दरिंदा जिसे वो छुपा कर रखता था पल भर में बेदार हुआ था। मिकाल साहब की पूरी बात सुने बगैर लंबेदार बढ़ता वहाँ से निकलता चला गया था। ये खामोशी किसी गहरे तूफान की आमद थी, जो तूफान आबिद सुल्तान की ज़िंदगी बिखेरने वाला था। नूरुलैन सीधा अपने कमरे में आई थी। इसका सांस पूरी तरह से फूल चुका था। इसे अर्शमान का हक जताना बिल्कुल ही पसंद न आया था। अभी वो इन्हीं सोचों में गहरी थी कि इसे अपने सेल फोन की रिंगटोन पर दुनिया में होश में लाई थी। नूरुलैन ने अनीसा का नंबर देकर झट से कॉल पिक की थी। अनीसा और नूरुलैन दोनों कुछ दोनों फ्रेंड्स थे। अनीसा तो कभी किसी से दोस्ती ना करती, पर नूरुलैन ही इसकी मासूमियत पर इस तरह पर कदम बढ़ाने पर मजबूर हुई थी। नूरुलैन इसे बड़ी बहन की तरह रखती थी, सारी बातें समझाती थी। नूर ने जैसे ही कॉल पे की तो उसी तरफ से पर बेगम की परेशान आवाज़ सुनाई दी थी, जो रोते हुए अनीसा के मुतालिक सवाल कर रही थी। नूर बेटा, क्या अनीसा तुम्हारी तरफ आई है? प्लीज़ बताओ, अगर ये कोई शरारत है इसकी तो मैं इसे माफ़ नहीं करूँगी। इसकी बात सुनकर नूर सो खुद सकते की कैफियत में थी। भला अनीसा कहाँ जा सकती है? इसे तो रास्ते भी मालूम नहीं थे। आंटी, क्या हुआ है अनीसा को? वो यहाँ नहीं आई थी। नूर की हालत मज़ीद ख़राब हुई थी। अनीसा के इस तरह गायब होने की खबर पर बेटा रात को अपने कमरे में थी। मैं इसके लिए कुछ खाने को बनाने गई थी, पर वापसी पर अनीसा रूम में ही नहीं थी। न जाने कहाँ होगी, मेरे बच्चे की साल में होगी। नहीं, इफ़त बेगम की तो जान बचती थी। नूर ने इन्हें तसल्ली दी थी। आंटी, आप फ़िक्र ना करें, हानि का कुछ नहीं होगा। आप अल्लाह पर भरोसा रखें, मैं आती हूँ बाबा के साथ। इसकी बात सुनते ही इफ़त बेगम ने कॉल कट की थी। मिकाल साहब सर थामे सोफे पर बैठे हुए थे। रिपोर्ट कर दी गई थी। अनीसा को गायब हुए 3 दिन हो गए थे। इफ़राल साहब मिकाल पुलिस के साथ मिलकर लगातार अनीसा को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, पर सारी कोशिशें बेकार जा रही थी। आबिस अपने तरीके से हर बात की जांच पड़ताल कर रहा था, किसी भी तरह अनीसा तक पहुंच सके, पर फिर भी वो इसे खुद से दूर नहीं जाने देगा। आफत बेगम जयनमाज़ बिछाए बैठी थी जब बाहर से इन्हें नूरुलैन की आवाज़ सुनाई दी थी। आंटी, कहाँ हैं आप? नूरुलैन ने पुकारते अंदर दाखिल होते ही सीढ़ियाँ चढ़ती हुई चारों ओर देखती हुई जब एक ज़बरदस्त साधन से वो किसी के सख्त चट्टानी सीने से जा टकराई थी। नूरुलैन का पूरा वजूद सहम सा गया था। इसने सेकंड से पहले बिना नज़र उठाए सामने वजूद पर किसी नामहरम का लम्स पाते ही इसे दूर किया था। दीवार से जा लगी सुनहरी छाप की हालत में इसकी बेटी पल के सामने खड़े आशिर सुल्तान को अलग सरूर से दो चार कर गई थी। इसे अपनी किस्मत पर बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था। इसने कब ऐसा सोचा था कि जिस लड़की की आंखों ने इसे बेचैन कर रखा है, जिसके जाप का वो सिर हुआ था, वो यूं इसके घर इसे मिलेगी। नूर का वजूद आज भी अबाया में था, पर वही महसूस दिन मोह लेने वाली खुशबू से वो एक सेकंड में इसे पहचान गया था। कितना खूबसूरत लम्हा था जब वो नाजुक सा वजूद इसके साथ में गया था। आशिर के दिल से सदा निकली थी, काश आज ये लड़की महज एक बार इसे पलके उठाकर देखती। शायद यही घड़ी कबूलियत की थी जब नूरुलैन ने एक नज़र सही ही सहमी नज़र से आशिर को देखा था और माजरत की। महज एक नज़र, फ़कत एक नज़र में आशिर सुल्तान इसका असीर हुआ था। दिल पर बन में धड़कना भूल गया था। जिल सी आंखों में छुपी हया की सुर्खी, गहरे गुलाबी डोरे जैसे सारी रात न सोई हो। आशिर सुल्तान को वो हिजाब में भी चारों शाने चत कर गई थी। सॉरी, इस सर मैं नूरुलैन हनीसा की फ्रेंड आंटी से मिलने आई हूँ। सॉरी, वो धीमे सुरों में कहते हुए एकदम से वहाँ से निकलती चली गई थी। पीछे आशिर न जाने कितने ही लम्हे इसकी आवाज़ के ज़हन में रहा था। नूरुलैन आशिर चेहरे लबर बढ़ाया था और सरशार सा हुआ था। कितनी मध्यम को नवाज थी जादूगरनी। नूर को भागता देखकर आशिर ने मुस्कुराते हुए कहा था। अनीसा 3 दिन से यहाँ थी। होश में आने के बाद से ही वो बिल्कुल खामोश हो गई थी। वो जो कहता था अनीसा खामोशी से मान लेती थी। इसकी इस कदर खामोशी सामने वाले को डरा रही थी। अनीसा इसकी किसी भी बात से इनकार नहीं कर रही थी। ये बात सामने बैठे शख्स को खटक रही थी। इन 3 दिनों में इसने एक बार भी वापस जाने की जिद नहीं की थी। ऊपर से एक गैर मरी नुक्ते को घंटों घूरती रहती थी। अनीसा बेड पर बैठी इसी के ट्राउज़र और शर्ट में मलबूस थे, जो इसने खुद इसे दिए थे। दुपट्टे से बेनियाज इसका मनमोहना सोगवार हुसैन एसीपी के हवासों पर सवार हो रहा था, लेकिन वो मजबूत असाब का मालिक था। इतनी जल्दी से हुसैन की देवी के सामने घुटने नहीं टेकना चाहता था। वो
रेड रूम से निकलता सीधा अनीसा के रूम में दाखिल हुआ, पर अब भी वो यूं ही बेहिस्सो हरकत बैठी हुई थी। इसने आबरूज खाते हुए इसके इग्नोर करने पर दाद दी थी। चलता हुआ बेड पर बिल्कुल इसके सामने आकर बैठा था। अनीसा जब बहकने से अंदाज में इसने इसकी तरफ देखती मुस्कुराई थी, लेकिन इसकी मुस्कुराहट वो मासूम मुस्कुराहट नहीं थी, बड़ी अजियत थी। एक दर्द रकम था इसकी आंखों में। मैं आशु भैया को प्यार करती हूँ, पता है क्यों? वो मम्मा के की तरह प्यार करते हैं। अब भी मुझे डराते हैं, पर प्यार भी करते हैं। तुमने जो किया है वो रॉन्ग है। प्यार ऐसे नहीं करते। इसकी पुरसोज अजियत भरी बातें पल भर को लर्जा कर रख गई थी। दिमाग के शरेआने जैसे पढ़ने को थी, तो क्या वो इस लड़की को इस कदर अजियत दे चुका था? इसका खुद को पागल कहना, हंसना इसे खौफजदा सा कर गया था। हाँ, जिंदगी में पहली बार वो खौफजदा हुआ था, बेहद खौफजदा। इसने एक झटके से अनीसा की कमर में हाथ डाले से खुद से बेहद करीब किया था और अपनी दुखती सांसों से इसका चेहरा झलसाने लगा था। सुर्ख आंखों से इसके अंदरूनी तोड़-फोड़ का बखूबी बता दे रही थी। तुम समझती क्या खुद को? जानना चाहती है मुझे? खबरदार जो अपने लिए कोई अल्फाज मुंह से निकाला, तुम्हारी ज़ुबान काटने में एक लम्हा नहीं लगाऊंगा। बहुत ज़्यादा बोलती हो डार्लिंग, पर याद रखना डेविल को नफरत है ज़्यादा बोलने वाली लड़कियों से। तुम तो मेरी ज़रूरत हो, मेरे मुताबिक चलना सीखो। अनीसा के कान की लो पर बेरहमी से अपने दांत काटते हुए इसे सिसकने पर मजबूर कर गया था, पर अनीसा बिना पलके झपकाए इसे ऐसे ही अपनी ओशन ब्लू आंखों से देख रही थी, जैसे इसे कोई फर्क ही न पड़ता हो इसकी बातों पर। डेविल आंखें छोटे किए इस नाजुक सी जान को घूने लगा, जो मजबूत बनी इसकी आंखों में आंखें डाले देख रही थी। डेविल को शायद इसका अंदाज पसंद आया था, तभी वो बिना कुछ बोले इसकी नीली आंखों पर झुकता इसकी भीगी पलकों को लबों में दबा गया था। निशा ने इसकी हरकत पर सिसकी पड़ी थी। डेविल अब बड़ी दिलजमी से इसकी पलकों की नमी अपने होंठों से समेट रहा था। ये भी इसका अंदाज था अजियत देने का या दर्द से निकालने का, पर दोनों ही सूरतों में अनीसा मिकाल के लिए जानलेवा साबित हो रहा था। डेविल की नज़दीकी से दर्द में मुब्तला कर रही थी। वो 19-20 साल की लगभग लड़की इस अनजाने जज्बों से अनजान बाप की छाँव से वाकिफ़ थी, माँ की ममता से वाकिफ़ थी। इसे तो इन जज्बों की खबर तक ना थी, जो डेविल बड़ी शिद्दत से दिन ब दिन इस पर लुटा रहा था। इसे दीवाना कर रहा था, इसके दिल की धड़कनों को काबू कर रहा था। अनीसा ने सख्ती से आंखें मीची, इसकी गर्दन को मुट्ठी में दबोचा था। इसकी हालत जख्मी खरगोश जैसी थी, जिसे वो जिंदा नोचने के दर पर था। डेविल अनीसा की आंखें चूमता इसकी तेजी से भीगती गालों पर लब जब्त कर गया था। अनीसा चाहते हुए भी डेविल को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। डेविल इसके दोनों गालों पर बारी-बारी लब रखता, अपने जुनून की सुर्खी इसके गालों पर बिखेर गया था। अनीसा अपनी सांसों को भारी होता महसूस कर रही थी। इसने अपनी जान लगाते डेविल को खुद से दूर किया था और अपने तनफ़्फ़ुस को बहाल करने लगी थी। नहीं, प्लीज़ नहीं, मुझे तकलीफ़ होती है, प्लीज़ पास मत आया करें। अनीसा नहीं रोना चाहती थी इस बेरहम सफाक शख्स के सामने, जो उसे लम्हा-लम्हा खुद से नफ़रत करने पर मजबूर कर रहा था। दिलो दिमाग को एक जंग का मैदान बना दिया था, जहाँ वो खुद से लड़ते तकलीफ ज़दा सी थी। डेविल ने एक नज़र इसके लरज़ते वजूद पर डाली, जो उसकी ब्लैक घुटनों तक आती टी-शर्ट और ब्लू पैंट में मलबूस काफ़ी दिलकश लग रही थी। डेविल इसके लरज़ने पर मुस्कुराता एक झटके से इसका हाथ थामता इसे खुद पर गिरा गया था। अब सूरत हाल ये थी कि डेविल सीधा लेटा हुआ था और अनीसा का वजूद इसके ऊपर था। अनीसा के लंबे बाल डेविल के चेहरे पर बिखरे हुए थे। इसे एक नई महक इसे एक नशे से रोशनास करवा गई थी। दिल की धड़कनें कानों में बजने लगी थी। डेविल ने एक हाथ इसकी कमर के गिर्द हायल करते नरमी से दूसरा हाथ इसके रेशमी बालों में उलझा दिया था। एक सुकून की लहर इसके पूरे वजूद में वह उठती इसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। अनीसा इसके सख्त हाथों का लम्स अपने बालों पर महसूस करती उठने लगी, पर शायद अब ये नामुमकिन था। डेविल जैसे मजबूत है सांप का मालिक इसके बालों की महक का दीवाना हो गया था। वह हर एक चीज़ से बेगाना इसके गर्दन में चेहरा छुपाए गहरी सांस भरने लगा। अनीसा ने धड़कते दिल से सर इसके सीने पर टिका दिया। जानती थी वो कभी इसे खुद से दूर नहीं कर सकती। डेविल ने इसे हारता देखकर जुनूनी अंदाज में इसके बालों पर बोसा देते से सहमने पर मजबूर कर दिया था। इसके हाथों की गिरफ्त अनीसा की कमर पर सख्त होती जा रही थी। अनीसा ग्लास वॉल से सर टिकाए खड़ी किसी और ही दुनिया में पहुंच गई थी। दिलो दिमाग में तूफान बरपा था। किसी भी शख्स को समझाए कि इसकी दुनिया की नहीं है। वो तो शहजादी है अपने पापा की। अनीसा अपनी सोचों में थी कि पीछे से डेविल ने इसे अपने सार में लेते हुए इसके कंधे पर ठोड़ी रखाई थी। अनीसा अचानक कमरे पर घबराती रुख मोड़ गई थी। डेविल मोहब्बत से इसे देखने लगा था। एक चमक थी जो इसकी आंखों में मोहब्बत के दीप थे। कुछ पाने का सरूर रग रग में सवार था। डेविल ने मोहब्बत से इसकी पेशानी पर लब रखे थे। अनीसा सख्ती से आंखें मीची इसके इसके ब्लैक शर्ट को मुठ्ठियों में दबोच की थी। हाल किसी जख्मी हिरन जैसा था, जिसके पुर को जख्मी करता शेर अपनी तशनगी मिटाना चाह रहा था। अनीसा ने अपने हाथों से इसके कंधे पर दबाव देते पीछे करना चाहा, पर वो सख्त चट्टान सा अपनी जगह से एक इंच भी ना हिला था। अनीसा से छेड़ कर बुरा पछताई थी। क्या बात है
क्या बात है जानम, किसके बारे में सोच रही थी? तुम्हें सिर्फ़ मेरे बारे में सोचना चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे बारे में। तुम्हारा पूर्व-पूर्व से लेकर हर एक सोच पर सिर्फ़ मेरा जुनून होना चाहिए, समझ रही हो ना? हनीज़ा एक नज़र से सनकी इंसान को देखती आँसू से तर निगाहें झुकाती सर हाँ में हिला गई थी। मेरी जानब बहुत समझदार है, बहुत समझती है मुझे। डेविल इसकी भीगी पलकें चूमता सीने से लगा गया था। नूर जैसे ही आफ़त बेगम के कमरे में दाख़िल हुई थी तो उसे जान नमाज़ पर रोते पाया था। नूर भी अफ़सरदा से इनके करीब चली आई तो कंधे पर हाथ रखा था। आंटी, नूर की पुकार आफ़त बेगम ने इसे देखा और सीने से लगाए फूट-फूट कर रो दी थी। नूरुलैन, मेरी शहज़ादी न जाने कहाँ चली गई, अपनी माँ से नाराज़ होकर। वो मेरी बात नहीं सुन रही। नूर नहीं आती मेरे पास। आफ़त बेगम गर्व से बोली थी। इसे सीने से लगाती अपनी अज़ीज़ जान दोस्त की सलामती की दुआ माँगने लगी थी। हर कोई अपनी जगह हन्नेज़ा के जाने पर गमज़दा था। मिकाल साहब तो जैसे चुप साध गए थे। अफ़राल साहब हर तरफ तलाश जारी रखे हुए थे कि कहीं से कोई सुराग मिल जाए। आशी जो ही पैलेस में दाखिल हुआ, इसकी नज़र सीधा आबिस के रूम की तरफ उठी थी। वो तेज़ी से अंदर कदम उठाते आबिस के रूम की तरफ बढ़ा था। दरवाज़ा खोलता हुआ वो अंदर आया, जहाँ आबिस बड़े आराम से लैपटॉप पर कुछ देखने में मसरूफ़ था। आबिस के पेशानी पे से देखकर लात पलों का इज़ाफ़ा हुआ था। इसने फ़ौरन लैपटॉप शट डाउन किया था, चलता उसके करीब जाकर खड़ा हुआ। इससे पहले कि आबिस कुछ बोलता, आशिर ने इस पर थप्पड़ों की बारिश कर दी थी। इसके वहम-गुमान में भी ना था कि आबिस ऐसा कुछ कर सकता है। आशिर की रगें गुस्से से फूल चुकी थी। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ आबिस सुल्तान, मुझे बताओ निज़ार कहाँ है? क्या किया है तुमने इस मासूम के साथ? वरना मैं पापा को बताने में एक सेकंड नहीं लगाऊंगा। आशिक के बात खामोशी से सुन रहे आसिम आबिस ने एक झटके से सर उठाया था। आबिस के होंठ का किनारा फट चुका था, जहाँ से खून बहता इसकी सफ़ेद शर्ट में जज़ब हो रहा था। वो बस शौक कैफे से अपने भाई को देख रहा था। सोच रहे हो भाई आबिस सुल्तान के मुझे कैसे पता चला? तुम्हारा ये की चेन जिस पर ईगल बना है, हनीसा को ले जाते हुए कैमरे में कैप्चर हो गया था। ये की चेन सिर्फ हम दोनों के दोनों सुल्तान्स के पास है और बस यही आबिस सुल्तान का जब टूटा था। एक झटके से आबिस ने आशिर के हाथ झटके थे और आरामदेह अंदाज में बेड पर टांग पर टांग रखे बैठ गया था। आशिक को इसकी हरदर्मी पर जी भरकर ताव आया था। बड़े भैया आप बहुत भोले हैं। चलो शुक्र है आपको पता तो चला। बट एक बात, आप इस सुल्तान चाहता था कि आपको पता चले, इसलिए आपको पता चला और जितना आपको पता चल चुका है काफ़ी है। नाउ इट्स अप टू यू कैसे अपने घर वालों को हैंडल करते हैं। आप इसका अंदाज सख्त जतलाया हुआ था। अब इस बख्श दो इस मासूम को, वो तो जानती भी नहीं हादसे के बारे में, जो हुआ अनजाने में हुआ। अब इस हनेसा आशीष से समझाने वाले अंदाज में बोला था। बस आई सेड स्टॉप, नाम मत लें इस हादसे का। मैंने बहुत मुश्किल से अपने अंदर के शैतान को कैद किया है। मेरा जुनून ना आजमाए वरना सुल्तान पैलेस की दरो दीवार हिला कर रख दूंगा। आप इस सुर्ख पड़ती आंखों से आशिर को देखते हुए बोला था। आशिर का बीच था, इसकी आंखों में छुपी अज़ियत देखता नजर चुरा गया था। आशिर की नज़र चुराने पर आबिस मुस्कुराता हुआ एक अलग अंदाज में मुखातिब हुआ था। आबिस सुल्तान की आदत है अपने जुनून को पाने की, और वो लड़की मेरा जुनून है। ऐसा जुनून जिसकी तलब मेरी सांसों को धूना कर देती है। मगर जानते हैं मेरे अंदर कोई जज्बा पैदा नहीं होता। सिर्फ एक खाली वजूद हूँ जिसके रूम में इस कदर शिद्दत पसंदी है इस लड़की के लिए कि मैं आँख से खेल जाऊँ। इस हर शख्स की ज़ुबान टुकड़े में काट दूँ जो इसका नाम पुकारे। इसकी सांसों पर भी सिर्फ आबिस सुल्तान का हक है। अब इस यार वो बच्ची है, आशिर मन्नत करते हुए बोला था। बिग ब्रो टेक इट इजी, कल की सुबह होने से पहले आपको आपकी बहन और भाभी मेरे कमरे में मिलेगी। अब इसी सख्ते में छोड़कर वहाँ से चला गया था। एक रात पहले टेबल के अलावा निज़ा की गर्दन पर रखते जागो अपने जुनून की मोहर ज़ब्त करता मदहोश होने लगा। निज़ा के मज़ाहमत करते हाथों को पहले ही अपने सख्त हाथों की कैद में लिए इन्हें बेड से लगा चुका था। निज़ा की सांसें धोंकने की माने चल रही थी। पूरा चेहरा सुर्ख अंगारा बन गया था। आबिस सुल्तान की मूंछों की जुबान अपने पुर पर महसूस करती वो कांप उठी थी। आबिस तो बस अपने जज्बात की रो में बहता सब भुला चुका था। किसी वैश्य की तरह वो अनीसा पर छाया इसके वजूद से उठती भीनी-भीनी खुशबू को होंठ में उतार रहा था। अनीसा के वजूद में बड़की लहर दौड़ गई थी। वो उसकी शिद्दतों पर सहमी सांसें खो देने के दर पर थी। आबिस अपने चेहरे पर गीलापन महसूस करके यूं ही सर उठाए ऊपर देखा तो नज़र सीधा अनीसा पर गई थी, जो सांसों को लेने के लिए तड़प रही थी। अनीसा को लग रहा था कि आबिस सुल्तान ने उसके इर्द-गिर्द की सारी हवा खींच ली और जिस्म से जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। अजीब पागलपन था आबिस के अंदाज में। कभी अपनी दाढ़ी इसके चेहरे पर मिस करता हुनैसा को बेचैन करता तो कभी दाँत काट के इसे सिसकने पर मजबूर कर देता। आबिस इसकी सूरत देखने के लगा जो लाल अंगारी हो चुकी थी। आबिस की नज़रें भटक-भटक इसके सुर्ख होंठों पर जा रही थी, जिन्हें हुनैसा शिद्दत से अपने दांतों में दबाए हुए थे। आबिस ने नरमी से इसके होंठों को दांतों की गिरफ्त से आज़ाद किया था और पल भर में फासला समेटता हुनैसा के वजूद को सख्ती से खुद में खींच किया था। इसके लबों पर अपनी गिरफ्त तो सख्त कर दी थी। आबिस की उंगलियां हुनैसा को अपने पुश्त में गिरती हुई महसूस हुई थी।
अनीसा ने आंखें बंद की, अपने आंसू को बहने से रोका था। जितना अनीसा इसे दूर करती, उतनी शिद्दत और जुनून से इसे खुद में खींचता, इसकी सांसों को खुद में कैद कर लेता था। जुनून की पहली सीढ़ी थी ये तो आबिद सुल्तान के, और अनीसा मिकाल बस इसके सामने पड़ी अपनी सांस बहाल करने की मोहलत मांग रही थी। आबिद तो इस प्यासे दरिया जैसा था, जिसे समुद्र की प्यास हो, जैसे साहिलों से कोई लेना देना नहीं था। समुद्र में आती तगयानी जैसा इसका जुनून था, जो अनीसा मिकाल की रूह तक को सैराब करता खुद मदहोश हो चुका था। अभी सुल्तान की जिंदगी तर्क हादसे ने इससे छीन ली थी, जैसे वो पिछले 25 सालों से जीता आ रहा था। इसकी रातें बेरामी और दिन बेसुकूनी का गहरा साया थे। वो खुद से खौफजदा था। अनीसा के लिए इसकी बढ़ती शिद्दत इसे दिन ब दिन वहशी बनाती जा रही थी। इसी बेसुकूनी को वो अनीसा के वजूद में उतार कर उतार कर उतार देना चाहता था। वो मात देना चाहता था अपने इस खौफ को, जिसने इसकी ज़िंदगी में कांटों के सिवा कुछ नहीं छोड़ा था। इसका वजूद एक दिखता हुआ लावा था, जो सिर्फ अपनी तपिश से रास्ते में आने वाले हर इंसान को खास कर देने की ठान चुका था। अनीसा मिकाइल इसकी ज़िंदगी का वो बाप थी, जिसे वो चाहकर भी पीछा नहीं छुड़वा सकता था। इसका नाजुक सराफा आबिद सुल्तान की वहशतों को और बढ़ा देता था, इसे नई दलदल में धकेल देता था। आप इस हनीसा को हर इस तकलीफ से रोशनास करवा देना चाहता था जो वो कर रहा था। इस पर अज़ियत लम्ब से आशना करवा देना चाहता था, जिसके निशान आज तक आबिद सुल्तान के वजूद में मौजूद थे। वो अपने हर दर्द को अनीसा में निकाल के सबूत करता, इसकी तशनी को वो मिटाना चाहता था, जिसने इससे सब कुछ छीन लिया था। अनीसा मिकाइल इसका इश्क ना थी, ना कोई मोहब्बत। वो तो सिर्फ इसकी एक दासी थी, जिसे आबिद सुल्तान बहुत जल्द अपने सीने में कैद किए इसका दिल नोचना चाह रहा था। इसकी रूह पर कारी वार करता, वो उसे लहूलुहान करना चाहता था, और वो कर रहा था। वो आबिद सुल्तान थे से बादशाही करनी थी, सुनने से दिल की मालिक लड़की पर इसे मोहब्बत के जहर को पिलाना था, ताकि इस जहर का असर ताउम्र हनीसा में काल को नौ-नौच कर बखेरता रहे। इतनी नफरत थी आबिद से सुल्तान के दिल में, पर वो बेबस था अपनी नफरत के लिए। लोग मोहब्बत के लिए जीते हैं, पर आबिद सुल्तान नफरत के लिए अपने वजूद को अब तक एक परत में छुपाया हुआ था। इससे पहले कि आबिद हर हाथ पार करता, अनीसा के वजूद पर अपना तसल्लुत जमाता, चमका से एक अज़ियत के नाग ने इसके ज़हन पर अपनी परछाई दिखाई, जिसे सोचते आबिद सुल्तान के लबों के बिल्कुल करीब हो जाता। सख्ती से आंखें मीच गया था, नीली आंखों में किरचा चुभने लगी थी। आबिद ने बिना एक लम्हा ज़ाया किए अनीसा के वजूद को बेदर्दी से बेड से नीचे फेंका। अनीसा, जिसकी तबीयत पहले खराब थी, इस बेरहमाना सलूक पर अपने सर में दर्द की रीसें उठती महसूस होने लगी थी। इससे पहले कि अनीसा संभलती, अगले ही लम्हे इसकी गर्दन आबिद के हाथ में थी। आबिद ने झटके से इसकी कमर में हाथ डाले अनीसा को खुद के करीब किया था। आबिद की आग की मारी सांसें अपने चेहरे पर महसूस करती अनीसा तड़प रही थी। अनीसा का सांस इसकी आंखों में छाई वहशत देखकर रुक सा गया था, जब आबिद की धाड़ कमरे में गूंजी थी। सांस लो अनीसा, मिकाइल डैम इट। तेज लहजे में शेर की सी गिराहट थी। अनीसा की सिसकी बन गई थी। वो मुंह खोले गहरे सांस भरने लगी थी। आज तो अनीसा को लग रहा था डेविल इसकी जान ले कर ही रहेगा। दिमाग में उठते दर्द ने जैसे वो जान में करनी की थी। अनीसा अपनी सुर्खा होती आंखों से इल्तिजा कर रही थी कि दर्द से इसकी सांसें फटने वाली थी, पर वो बेहिस बना अपनी भड़ास निकालता इसकी तकलीफ नज़रअंदाज कर गया था। प्लीज़, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़िए। अनीसा अज़ियत की अदा को छूती इससे बेरहम शफाक शख्स के सामने इल्तिजा कर गई थी, जिसे तो इसकी मौत तक से कोई मतलब ना था। अनीसा के रोने पर आबिद मुस्कुराता हुआ इसे दरवाजे से पिन कर गया था। सर जो पहले ही दर्द से फट रहा था, अब तो जैसे फोड़े की मानत दुखने लगा था। अब इसको एहसास हुआ, वो अगर दुश्मन ना होती तो कातिल ना होती तो। हनीसा में कल से मोहब्बत दीवानगी की हद तक वाजिब थी, जब पर अगले ही लम्हे वो सख्त हाथों से नेज़ा की कमर को जकड़ते से अपने सीने से लगाता। इसके अलावा वो झुक गया था, अंदाज बेहद सख्त था, एक शिद्दत थी इसके लफ्ज़ में। आज वो हनीसा की सांसों से बहकता महमूद था, पर ये पागलपन हनीसा की रही सही जान भी निकाल गया था। जब डेविल का हाथ अपनी शर्ट पर महसूस हुआ, हनीसा ने कपकपाते हाथों से उसकी शर्ट दबोची, खुद को जी भर के सराब करता हनीसा के लबों पर जख्म देता वो दूर हुआ तो दोनों की सांसों का तसलसल पूरी तरह से बिखर गया था। हनीसा इससे ज़्यादा अपने आवाज़ बहाल न रख सकी थी, और अब इसकी बाहों से रेत की तरह फिसलती चली गई थी। इसके बेहोश होने पर शायद अब इसको खुद होश आया था। वो जल्दी से इसे बाहों में भरता और बेड पर लिटाते इसका चेहरा तपतपाने लगा था। हे हनी, वाकफ यू सिली गर्ल, तुम जानती हो कि तुम्हारी ये बहाने, ये नाजुक मिजाजी मुझे तुम्हारे और करीब आने से रोक नहीं सकती डार्लिंग। वेकअप। अब इसका अंदाज इंतहाई मोहब्बत जताते शोहर की तरह था, जिसे अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बती लगाव था। वो बिल्कुल नॉर्मल था। निज़ाम कल को रुसवा करके आप इसके कान, वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आएगा, बस यही बात अच्छी है मेरे हर जाए की।
आबिस इसके कान में सरगोशी करता धीमे से गुनगुनाया था। 2 घंटे के थका देने वाले सफ़र के बाद आबिस की शानदार बीएमडब्ल्यू सुल्तान पैलेस के सामने आकर रुकी थी। इसने उतरकर जल्दी से दरवाज़ा खोलते अनीसा को बाहों में भरा और अंदर की जाने बढ़ गया। वो जैसे ही पैलेस में कदम रखा तो सबको लाउंज में बैठे पाया था, सवाए मिकाइल साहब के, जो आज भी अपनी परी की तलाश में मारे-मारे न जाने कहाँ फिर रहे थे। आबिस पर जब उफ़त बेगम की नज़र पड़ी तो आँखें हैरत से फट गई थी। आबिस की बाहों में अनीसा का वजूद इन्हें किसी अनहोनी का पता दे रहा था। आफ़त बेगम का सोफ़े से उठता देखकर सबकी नज़रें ज़्यादातर पीछे की जानिब गई थी, जहाँ आबिस इसी हालत में हुनैसा को लिए खड़ा हुआ था। आफ़त बेगम खुद को सँभालती जल्दी से आगे आई थी। हुनैसा का बेसुध वजूद, ज़ख्मी होंठ, चेहरे पे उँगलियों के निशान, इनका दिल अनजाने खदशात से तड़प उठा था। उन्होंने बेसाख्ता सोच के नफ़ी की थी कि नहीं, हनीसा की इस हालत का ज़िम्मेदार आबिस ना हो। आफ़त बेगम के आँसू हनीसा की हालत देखकर सूख गए थे। वो बस साकित आँखों से हनीसा को देख रही थी, जिसकी सब्ज़ झील सी आँखें जुल्म सहते बंद हो गई थी। आफ़त बेगम लड़खड़ा कर गिरती जब अफराल साहब ने इन्हें सँभाला था। नूर तो अनीसा की तरफ देखकर चीखकर रोने लगे थे। आशिक़ जल्दी से आगे बढ़ा था अनीसा को ऑफिस से लेने के लिए, पर इससे पहले ही आबिस सबको इग्नोर करते सीधा फलांगता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। पीछे सबको साम सूंघ गया था। आबिस से बात करने का सोचते अफराल साहब जाने ही लगे थे जब वो सीढ़ियों से उतरता हुआ दिखाई दिया था। आबिस इत्मीनान से सोफ़े पर टांग रखे नीमदराज़ हुआ था। अफराल साहब गुस्से से इसकी तरफ बढ़े थे। एक सेकंड में इसका गिरबान दबोच गए थे। जाहिल इंसान, कहाँ से लाए हो मेरी बच्ची को? इसकी इतनी बुरी हालत कैसी हुई बताओ आबिस सुल्तान, वरना तुम्हारी बोटी करके कुत्तों को खिला दूंगा। अफराल साहब धाड़े थे। गुस्से की वजह से इनका जिस्म कँपा उठा था। आंखों में अभी मासूम सी हुनैसा का चेहरा घूम रहा था। आबिस इनकी बात पर मुस्कुराया था, जैसे किसी बच्चे की बात पर मुस्कुराते हैं, और कुछ जताते लहजे में वहाँ खड़े हर शख्स से मुखातिब हुआ था। नो डैड, अपने अल्फाज से ठीक कर लीजिए। वो आपकी बच्ची नहीं बल्कि मेरी बीवी बन चुकी है। हनीसा मिकाइल से हनीसा आबिस सुल्तान बन चुकी है। अगर किसी ने मेरे और मेरी बीवी के दरमियान आने की कोशिश की तो मैं हर रिश्ता भुला दूंगा। अब इसका लहजा अटल था, जिससे साहब वहाँ चौंक गए थे। अफराज साहब इसे मारते ज़मीन पर गिरा चुके थे, पर आबिस के लब सिर्फ एक ही इकरार था कि निज़ा निकाला आबिस सुल्तान की है, सिर्फ इसी की है। आशीष से मुसलसल मार खाता देखकर बाप को रोकते ने संभालने लगा, जिन पर खून सवार था। आबिस अपने कपड़े झाड़ता सिर ढीठों की तरह मुस्कुराने लगा। उफ़त बेगम ने बेयकीनी से बेटे को देख रही थी। क्या वाकई खुदा इस तरह के भी इंसाफ करता है? मुकाफ़ात अमल इस शक्ल में भी सामने आता है। वापिस अपने रूम में वापस आया तो अनीसा को जागते पाया था। वो कल से इसका ट्रीटमेंट करवा चुका था। डॉक्टर ने इसे सख्ती से बेड रेस्ट का बताया था। अब इसको सामने देखकर वो मजीद खौफजदा हुई थी। दिल चाह भाग जाए। अब इस मुस्कुराता बेड के पास आ बैठा और लहजे में दुनिया जहाँ की नरमी समोते हुए इसे पुकारा था, जाना। अनीसा शौक की कैफियत में अपनी नीली आंखें इसकी सुर्ख नज़रों में गाड़ती हुई देखने लगी थी। इतना मीठा सा लहजा अब इसकी सोच पड़ चुका था, तभी नरमी से इसके हाथ को अपने हाथ में थामता हुआ इसे खुद मुझसे पढ़ने पर मजबूर कर गया था। जाना क्या हुआ? अभी भाई, अभी हनीसा अपने लफ्ज़ पूरे करती कि आबिस नरमी से इसके निचले लब को कैद किए इसे आंखें मिचने बहकने पर मजबूर कर गया था। हनीसा के लिए ये लम्स अनजान ना था। वो अजीब सी कैफियत में घड़ी आबिस के हाथों पर अपनी गिरफ्त सख्त कर गई थी। आबिस का अंदाज बेहद नरमी लिए समय हो गया था। हनीसा सब भूल गई थी। इसे कुछ पता ना था इर्द गिर्द क्या हो रहा है। दिमाग कुछ गलत होने का सिग्नल दे रहा था, तो दिल इसके करब की तलब कर रहा था। अनीसा को लग रहा था वो हवाओं में है। आबिस नरमी से दूर होता, दूसरे हाथ से अनीसा के बिखरे बाल समेटने लगा था। हनी, मेरी कोई दोस्त नहीं है, जाना तुम बनोगी मेरी दोस्त। प्रॉमिस, कभी हर्ट नहीं करूँगा, अपनी जाना को हमेशा ख्याल रखूँगा। देखो जो गुंडा था ना, बैड बॉय, मैंने इससे भी तुम्हें छीन लाया हूँ, पिटाई भी की है बहुत ज़्यादा। मेरी जाना को हर्ट किया है इसने। मैं सॉरी हूँ। हनी लेट हो गया। हनी को वापस की बात सुनते टेबल के साथ दूसरा एक लम्हा याद आया था। इसकी रंगत पीली पड़ने लगी थी। वापस इसकी हालत पर मुस्कुराया। यही तो वो चाहता था। इसकी आंखों में खौफ, अनीसा नीली आंखों में नमी लिया। इसकी गर्दन में दोनों बाजू हाल करते इसके सीने से जा लगी थी। अभी अ, अभी उन्होंने मुझे बहुत हर्ट किया। मैंने बुलाया था अभी सबको, पापा को, आशु को, कोई भी नहीं आया। सब नाराज़ थे। सबसे तुम अच्छे हो। अभी तुमने इससे डेविल से मुझे बचाया, हनी को बचाया। हनीसा के लबों से निकलता है कि क्लवल से अभी सुल्तान को फातह बना गया था। वो जो चाहता था कि कर गुजरा था। हनीसा के नन्हे से दिमाग में अपने लिए छाए फिट करना इसका मकसद था, जिसे वो के बगैर किसी मेहनत के अंजाम दे गया था। हनीसा इसके सीने से लगी सबकी बुराइयां कर रही थी। वो मासूम थी, नहीं जानती थी जिस हैवान के सीने में मुँह छुपाए वो रो रही है। वो एक दिन दिल नोचने में देर नहीं लगाएगा।
आबिस कब से इसे ढूँढ रहा था, जो सुबह से ही इसे छुपने की मासूम सी कोशिश कर रही थी, मगर शायद वो आबिस सुल्तान के जुनून से नावाकिफ़ थी। तभी हर बार अपनी मासूम हरकतों से आबिस का गुस्सा बढ़ा देती थी। निज़ा मिकाइल का इसके करीब रहना जैसे हर आती-जाती सांस के मुतरादिफ था। वो हवा में मौजूद ऑक्सीजन की मानद इसकी सांसों को खींच लेना चाहता था, मगर अपने तरीके से इसे पूरा-पूरा ज़िया देते वो इसे अपने नशे को पूरा करना चाहता था। आबिस आँखों में सर्द ताज डाल लिए कमरे से बाहर आया था। वो हर जगह इसे देख चुका था, निशा का पाया जा जहाँ पर निशा का पाया जाना मुमकिन था, मगर वो भी हैरान था कि उसे कहीं नहीं ढूँढ सकता था। मगर फिर इसकी खुशबू महसूस कर पा रहा था, वो इसके आस-पास थी, बहुत करीब। अब इस नीचे आया और मामा से पूछने लगा और वो सो मामा से पूछने का सोचकर किचन में आया था, मगर इसकी आँखों में अजीब-सी सुर्खी फैलने लगी थी। कदम ज़मीन पर साकित हो गए थे। सामने निशा मिकाइल इत्मीनान से कुछ बनाने की पूरी कोशिश में लगी हुई थी। आबिद सुल्तान की गहरी नज़रें इसकी भीगी कमर से होते हुए इसके बालों में अटकी थी। अनीसा मिकाल के भीगे बालों से टिप-टिप करते पानी के कतरे देखकर आबिद सुल्तान के अंदर एक तूफान सा भरने लगा था। वो फूली रगों से गर्दन को आगे-पीछे कर हरकत देते खुद पर ज़ब्त करने लगा था। मगर अनीसा मिकाइल हर बार न चाहते हुए भी इसके आवाज़ों पर तारी होने लगी थी, इसे बुरी तरह से अपनी जानिब माइल कर देती थी। अब इस बारी कदम को उठाता हुआ अनीसा मिकाइल के करीब हुआ था। शायद इसकी नज़रों की तपिश थी या फिर आबिद सुल्तान की आवाज़ों पर तारी हुई खुशबू कि अनीसा मिकाइल के हाथ थम गए थे। नीली कांसी गहरी आँखों में साया ऐसा लहराया था। अनीसा ने अपने सुर्ख होंठों पर ज़ुबान फेरते इन्हें तर्क किया था और फिर अपने नाज़ुक कँपकँपाते हाथों की कँपकँपाहट पर काबू पाने की सही करते वो फिर से अपने काम में मशगूल हो गई थी। अब इसका साँस रोकना चाहता था, मगर अब इसे खुद को इग्नोर करते देख इसके अंदर का डेविल लिए बेदार होने लगा था। मगर अब इसने मुठिया पीछे अपने आप पर ज़ब्त किया था। क्या बना रही हो हनी? अब इसने झुकते इसके कान में सरगोशी की तो अनीसा ने बमुश्किल अपने रस्ते वजूद को संभाला। वो जालिम उन्हेसा की पुष्ट को अपने सीने से लगाया, होंठ इसके भीगे कंधे पर रख चुका था। अनीसा का रोम-रोम बस आबिद सुल्तान के दमकते लफ्ज़ पर मचल उठा था। सॉरी, लेकिन ये जो लिखा हुआ है मुझे समझ नहीं आ रहा। आबिद सुल्तान के बेबाक हाथ अब बड़ी दिली से अनैज़ा की गर्दन पर चिपके बालों को समेटने में मसरूफ़ थे। अच्छा, मेरी भूख का एहसास नहीं तुम्हें और अपनी भूख मिटाने की पड़ी है? जी, आपको भी भूख लगी है? मासूम आबिद सुल्तान के बेबाक के गहरे लहजे को समझने से कासिर अपनी सोच के मुताबिक बोली थी। मुझे कुछ ख़ास खाना है जो सिर्फ़ तुम ही दे सकती हो। निज़ा ने नासमझी से अपनी नीली आँखों को फैलाया, मुझे आप इसको देखा था, मैं कैसे मिटा सकती हूँ? आप ही निज़ा की आँखों में हैरत थी। तुम ही दे सकती हो सब कुछ हनी, तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो आबिद सुल्तान को चाहिए। आबिद सुल्तान के खूबसूरत होंठों पर मुस्कुराहट बिखरी थी। अच्छा छोड़ो, ये सब मैं कुछ लाया हूँ तुम्हारे लिए। अपने मज़बूत हाथ में निज़ा का नाज़ुक हाथ थामे हुए वो मुस्कुराता हुआ बोला था, क्या मेरे लिए कुछ नहीं मामा, कर लेंगे, तुम चलो मेरे साथ। इसकी बात करता अब इसी सहेली अपने कमरे की जाने बढ़ा था। निज़ा मिकाइल का नाजुक सा वजूद इसके साथ खींचता चला जा रहा था। अब इससे सुल्तान गहरी मुस्कुराहट से मुस्कुराता उसे कमरे में लाया, मुड़ते दरवाज़ा लॉक किया। निज़ा की नीली आंखों में अजीब सा तासुर नुमाया हुआ था। घबरा क्यों रही हो हनी? मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ ना। निज़ा की घबराहट को देखता मासूमी से पूछता इसके करीब हुआ था। हाँ, अभी आप मेरे दोस्त हो। आबिद सुल्तान की आंखों में देखते हुए मुश्किल बोल पाई थी। अब इसके अंदर सर्द सरूर की लहर बर्पा होने लगी थी। वो झूमता मसरूर सा एकदम से इसे खुद में बेच गया था। निज़ा की धड़कनें साकित सी हुई थी और बस वो आबिद सुल्तान की मजबूत तंग हिसार में इसके सीने से लगी इसकी गुर्बत में अपने अंदर एक अलग सी खुशी महसूस कर रही थी। दिल जैसे आबिद सुल्तान की गुर्बत इसकी तलब को बेचैन था। अब इसने बहुत नरमी से अनीसा के चेहरे को देखा था, जहाँ सिर्फ सुकून आबाद था। अब इसने बेहद नरमी से अपने होंठ अनीसा की थोड़ी से वो ज़रा ऊपर इसके होंठों के बिल्कुल करीब रखे थे। इसके होंठ लम्स में नरमी थी, मगर आंखों में जुनून बरपा था। अनीसा का नाजुक वजूद आबिद सुल्तान के नए लम्स पर मसरूर सा हो गया था। आबिद सुल्तान इसे हर बार ऐसे छूता था जैसे वो बेहद अनमोल हो, कोई कांच की गुड़िया हो जिसे अपनी बाहों के तंग हिसार में कैद करना, तड़पाना सिर्फ और सिर्फ आबिद सुल्तान के हाथ में था। आबिद सुल्तान की मूँछों की चुभन पर मासूम कसमसाई थी, मगर इसे खुद से दूर करने की कोशिश नहीं की थी और यही आबिद सुल्तान की जीत थी। आबिद सुल्तान ने इस्तेहाक से अपना भारी हाथ इसके नाजुक वजूद के गिर्द लिपटा, इसे खुद के करीब किया था और अपने तशनियाँ होंठ हनीसा के मिकाल के नाजुक पटकड़ियों पर रखते हुए नरमी से इनकी नरमाहट महसूस करते अपने लम्स से हनीसा मिकाल को अपने शहर में जगड़ने लगा था। हनीसा मिकाल की सांसों को खुद में उतारते हुए बेहद नरमी से पीछे हटा था। इसके दूर जाने पर भी अनीसा आंखें मूंदते इसे ही महसूस कर रही थी। अब इसके होंठ इस मासूम को देखकर मुस्कुराए थे। अनीसा अब इसको खुद से दूर महसूस की आंखें खोलती इसे देखने लगी और फिर अब इसकी गहरी नज़रों को खुद पर
टिका पाते हनीसा ने जल्दी से रुख मोड़ा था। इसकी हरकत आबिद सुल्तान को न चाहते हुए भी भारी थी। चॉकलेट्स लाया था तुम्हारे लिए। अपनी पॉकेट से चॉकलेट निकालते आबिद सुल्तान ने इस मासूम के सामने किया जिसकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे कोई खजाना मिल गया हो। ऐसी ही तो थी हनीसा मिकाल, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने वाली, किसी बेजान को भी तकलीफ नहीं देती थी। और इसके बरक्स आबिद सुल्तान था एक अनदेखा हैवान जो इस मासूम की रूह को फना करने का इरादा रखता था। चॉकलेट किताबें आप मेरे लिए लाए हैं। हनीसा ने अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए इन चॉकलेट्स को थामा तो इसके नाजुक हाथ कलम से आबिद ने बगौर हनीसा मिकाल की मखरूती नाजुक उंगलियों को देखा था। हनीसा मिकाल जो इस वक्त सरता पैर अपने भीगे वजूद से इसके सामने खड़ी थी, आबिद सुल्तान के इज्जत का कड़ा इम्तिहान ले रही थी और अब इसकी बात सुनते आबिद सुल्तान के माथे पर तेजी से बाल नमनदार हुए थे। आबिद सुल्तान की नजर हनीसा के चॉकलेट से बड़े होंठों पर थी और वो सर्द सांस फिजा के सबूत खारिज करते इसके नजदीक होने लगा था। हनीसा इसके पास से सहमी हुई पीछे होने लगी मगर वो मासूम अनजान थी कि आबिद सुल्तान इसे जमीन से भी खोद के निकाल कर वापस अपने सामने लाकर खड़ा कर सकता है। और इसी वक्त वो जितनी जीती जागती इसके सामने खड़ी थी। तुम्हारे इन लबों से मेरे सिवा किसी और का जिक्र सुनना सख्त नापसंद है। आबिद सुल्तान को जो चीज़ तुम्हें मैं दूँ इसे अपने पास रखो तो ठीक, अगर किसी दूसरे को देने या नज़रअंदाज करने की कोशिश भी की तो अच्छा नहीं होगा। अपने गुस्से से लबरेज सुर्ख आंखों को निज़ाम निकाल के नीली समुद्री जैसी गहरी आंखों में गाड़ते हुए सख्त लहजे में बोला था। अनीसा ने जल्दी से हाँ में सर हिलाया था और आपी को किसी सूरत नाराज नहीं कर सकती थी। अभी तो इन दोनों की दोस्ती हुई थी, कुछ समझ आई। आबिद सुल्तान ने अनीसा निकाल के पीछे होते दीवार से लगने पर अपने हाथ दाएं बाएं जमाए गहरे लहजे में इस्तफार करता अपने बाएं हाथ के अंगूठे से अनीसा के निचले होंठों पर लगी चॉकलेट को रगड़ते साफ करने लगा था। हनीसा आबिद सुल्तान के खुदरे सख्त अंगूठे के लम्स को अपने होंठों पर पाते ही डरते आंखें मींची तेजी से सांस लेते अपना तनफ्फुस बहाल करने की सही करने लगी थी। हनी, मैंने कुछ पूछा है? हनीसा निकाल कर मुसलसल खामोश रहना आबिद सुल्तान को जरा भी नहीं पाया था। तो आप अपना अंगूठा उठाएंगे तो मैं बोलूंगी ना। हनीसा निकाल ने आंखें फैलाए से अपने होंठ की तरफ इशारा करते कहा तो आप इसके होंठ भी इसकी मासूमियत पर मुस्कुराए थे। अगर आपको चॉकलेट खानी है तो मुझसे ले ले। अनीसा को लगा शायद वो चॉकलेट खाना चाहता है। जब ही अनीसा के होंठों पर लगी चॉकलेट को उतारा है अनीसा ने चॉकलेट इसके सामने करते कहा था तो आप इसने आबरूज खाए। अनीसा ने खाल के मासूम से चेहरे को देखा। नहीं हनी, तुम खाओ, मैं खा लूंगा। आप इसने अंगूठा मुंह में रखते हुए कहा था। अनीसा ने आंखें बुलाई आप इसको देखा था। अभी मुझे भी खाना है। अनीसा ने चमकती आंखों से आबिद सुल्तान के अंगूठे को देखा जैसे वो मुंह में दिए हुए था। नहीं, तुम जैसे खा रही हो वैसे ही खाओ, मैं अपने तरीके से खाऊंगा। आबिद सुल्तान ने इस्तेहाक से हनीसा मक्काल को अपनी गिरफ्त में लिया था तो हनीसा ने बगौर इसे देखा था। अब इसने हनीसा के हाथ से चॉकलेट लिए हनीसा मिकाल के गालों और फिर इसके नाक पर लगाई थी। हनीसा की आंखों में देखता मुस्कुराता फिर शिद्दत से झुकता ने गालों पर लगी चॉकलेट को अपने होंठों से चूमने लगा। वो हनीसा मिकाल को लरसने पर मजबूर कर गया था। हनीसा आंखें मूंदे अपने चेहरे पर आबिद सुल्तान की जादुई लम्स को महसूस कर रही थी। आबिद सुल्तान ने नरमी से हनीसा की नाक से होते हुए इसके होंठों पर अपने दरख्त धमकते धकते गिरफ्त में लिया था। यह हनीसा मिकाल अपनी सांसों में उलझे आबिद सुल्तान की सांसों को महसूस करती बेहोश सी होने लगी थी। आबिद सुल्तान का नरम लम्स इसे अलग ही दुनिया में ले गया था। जबकि आबिद सुल्तान अपनी मोहब्बत का जहर फूंकता और नरमी से पीछे हुआ तो हनीसा मिकाल लंबे सांस भरती अपने तनफ्फुस से बहाल करने लगी। आबिद सुल्तान की निगाहें हनीसा सुल्तान के चेहरे पर अपनी शिद्दतों के निशान पर थी। अभी के खान मुझे भी कहानी है। हनीसा मिकाल ने आंखें झुकाए एक ने फरमाइश की थी मगर वो भूल चुकी थी कि वो खुद इस टेबल को अपनी मासूम हरकतों से जगा रही है जिसकी शिद्दतें हनीसा मिकाल की सांसें रोक दिया करती थी। तो खा लो। अब सुल्तान ने अपनी निगाहों से हनीसा मिकाल के हसीन चेहरे को देखकर इजाज़त दी थी तो हनीसा मुस्कुराते चॉकलेट इसके गालों पर लगा गई थी। आप इसकी आंखों में सुर्खी उतरने लगी थी जिससे अनजान व मासूमा पर पाँव ऊंचे किए आबिद सुल्तान के अंदाज में इसके गालों पर लगी चॉकलेट को अपने होंठों से साफ करने लगी थी। निज़ा मिकाल के नरमो नाजुक होंठों के लम्स को अपने गालों पर महसूस करता आबिद सुल्तान ने आंखें मूंद कर सुकून खुद में उतारने लगा था। निज़ा मिकाल खिलखिलाती अपनी हरकत पर खुद ही मुस्कुराती पीछे हुई थी मगर वो मासूम अनजान थी कि वो किस तरह से इस टेबल की कैद में खुद को खुद ही उलझा रही है। क्या आप ठीक हैं? आशिर की आवाज़ पर नूरलैन ने चढ़ से गर्दनों का आशिर को देखा था। जिसकी आंखों में झलकती परेशानी नूरलैन को अजीब कशमकश में मुब्तला कर रही थी। नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ।
नहीं, ठीक हूँ मैं। आशिर से घर छोड़ने जा रहा था, मगर नूरुलैन को अपने ऊपर टिकी। आशिर सुल्तान की नज़र अजीब-सी बेचैनी में मुतला कर रही थी। नूरुलैन की बेचैनी, घबराहट आशिर सुल्तान से मख्फ़ी ना थी, मगर वो चाहता था नूरुलैन से खुल कर बातें करे। जो कशिश इस लड़की में से महसूस हुई थी, वो आज तक इसे अपने अंदर ऐसे जज़्बात को महसूस नहीं कर पाया था। "आपके घर में कौन-कौन है?" गाड़ी रिवर्स करते हुए आशिर ने बात बढ़ाने का सवाल किया था, जबकि नूर ने अपनी बड़ी-बड़ी आँखों को फैलाए चेहरे से देखा। आशिर तो उसकी निगाहों से घायल हुआ था, बमुश्किल नज़र चुरा पाया था, वरना ऐसा लगा था आज ये लड़की अपनी ये निगाहों से ही इसे कत्ल कर देगी। मामा-पापा और मैं और हम 3 इंसान हैं, नूरलैन ने खिड़की से बाहर देखते हुए बताया था, जबकि आशिर सुल्तान तो इस नाज़ुक वजूद की भीनी-भीनी खुशबू को अपने हवासों पर तारी होता महसूस कर रहा था। आगे क्या करने का इरादा है आपका? मतलब आप आगे बढ़ना चाहती हैं या फिर नहीं? नूरलैन को लगा आज वो किसी पुलिस इन्वेस्टिगेटर के हाथ लगी हो, जो बार-बार सवाल करता जानना चाह रहा था। अभी सोचा नहीं है, नूरुल्लाह ने दाँत पीसते हुए कहा था, जबकि उसकी आँखों की सुर्खी देखकर आशिर सुल्तान समझ गया कि मैडम गुस्सा हो रही हैं। अच्छा, तो क्या आपका रिश्ता हुआ? मतलब आशिर को समझ नहीं आया कि वो आखिर बात कहाँ से शुरू करे। मिस्टर सुल्तान, आप मुझे बता दें अपने सवाल, मैं घर से सबके जवाब लिख कर ले आऊँगी। नूरुल्लाह ने मीठा सा तंज़ किया था। आशिर ने लब दाँतों में दबा लिए कि वो कुछ कहता। गाड़ी एक ज़ोरदार झटके से बैलेंस ख़राब होने पर रुकी थी। नूरलैन इस अचानक झटके पर जगह से उछली थी। आशिर सुल्तान के चौड़े कंधे से टकराए थे। अपने कंधे पर इस नरम नाजुक वजूद को महसूस करते आशिर सुल्तान की धड़कनें मुंतशिर हुई थी। दिल तेज़ी से धड़कने लगा था। नूरलैन ने जल्द से आंखें खोली तो खुद को यूं आशिर के साथ इस कदर करीब देखकर फ़ौरन से पीछे हुई थी। आशिर जो बेख्तियारी से देख रहा था, इसे अपनी निगाहों का ज़ाविया बदला था। गाड़ी को क्या हुआ है? नूरलैन ने डरते हुए पूछा था। आशिर के माथे पर पल नमूदार हुए थे। शायद खराब हो गया, मैं देखता हूँ। आशिर ने जल्दी से बाहर निकला। वो गाड़ी चेक करने लगा। नूरजहान का चेहरा खौफ के मारने से सफ़ेद पड़ गया था। वो उंगलियां चटकाते अपने डर पर काबू पाने लगी। अनीसा तैयार हो चुकी थी। आज उसने टी पिंक कलर की मैक्सी ज़ेबतन की थी, जिस पर बेहद खूबसूरती से वर्क सिल्वर स्टोन्स का काम किया गया था। अनीसा के मासूम से चेहरे पर ब्यूटिशियन के माहिर हाथों ने भी अपना कमाल दिखाया था। आज इस पर खुलकर रो पाया था। अनीसा के नक्श पर गोल्डन आई शेड और रेड लिपस्टिक ने अजब जला बख्शी थी। वो सर से लेकर पाँव तक कोई हूर परी मालूम हो रही थी। वफ़द बेगम और नूर इसे लेने आई तो बेसाख्ता दोनों के मुँह से माशाअल्लाह निकला था। वो बेहद हसीन लग रही थी। नूरुलैन ने दिल से तारीफ़ की थी, "अनीसा, आज तो बहुत प्यारी लग रही हो।" ज़िंदगी आसिम भाई तो आ गए काम से तो गए गाँव से, इसके दोस्त शरारत से बोले थे। अनीसा की बातों पर शक सी गई थी, पर इसे कुछ देर पहले वाला वाक़या पूरी तरह याद था। आसिफ का सर्द अंदाज़ अनीसा को अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था। वो चाहने के बावजूद भी खुद को रिलैक्स नहीं कर पा रही थी। दिल में अजीब सी बेचैनी थी कि जैसे कुछ गलत होने वाला है। आफ़त बेगम ने अनीसा को सीने से लगाया और उसकी पेशानी पर बोसा दिया। दोनों से साह लेते नीचे की जानिब चली, जहाँ सब मेहमान इंतज़ार कर रहे थे। हनीसा को आए 2 घंटे हो गए थे, पर आबिस का कोई अता-पता ना था। मिकाइल साहब तो अपना सर थामे बैठे थे। आशिर आबिस को हर जगह तलाश कर चुका था, पर होता तो मिलता। यही सोच रहे थे कि आखिर आबिस चला कहाँ जा कहाँ सकता है। मेहमानों की उल्टी-सीधी बातें अनीसा की मासूमियत पर कोड़े बरसा रही थी। इसे पता न चला कब इसकी आँखें भीगने लगी थीं। को जैसे किसी ने मुट्ठी में दबोच लिया था। अनीसा अपनी मैक्सी सँभालते चलती अपने बाबा के पास आई। उनका चेहरा दोनों हाथों में थामा था। "बाबा, आप टेंशन ना लो, अभी मुझे तंग कर रहे हैं। देखना वो भी आकर सबको सरप्राइज़ देंगे। बाबा डोंट वरी।" अनीसा मुस्कुराती हुई इनको दिलासा देते इनका दिल दहला गई थी। मिकाइल साहब के दिल में शदीद दर्द उठी थी। बेटी की हालत देखकर कैसे इस मासूम को समझाते कि जिस शख्स को मसीहा समझकर बैठी है, वो इसे नीलाम कर जा चुका है। बड़ी महफिल में आस्ते-आस्ते सारे मेहमान जाने लगे थे। नूरुलैन ने अनीसा को ज़बरदस्ती उठाकर कमरे में लाई थी। अनीसा बिना एक लफ्ज़ कहे सीधा अलमारी की जानिब बढ़ी और आबिस की तस्वीर निकालकर सीने से लगाए बेड पर लेट गई थी। नूरुलैन इसकी हालत देख अपनी सिसकें दबाने लगी थी। "मोहब्बत को भरे बाज़ार में रुसवा किया है तूने। ऐ सौदागर मेरे दिल के, ये क्या सौदा किया है तूने?" आबिस वहाँ से निकल तो आया था, मगर दिल में एक सरायत करता दर्द महसूस हुआ था, जैसे कोई कीमती शय हाथ से फिसलती चली गई हो। आबिस ने अपने ज़हन में आते ख़्यालों को झटका अपने मंज़िल की तरफ गामज़न हुआ था, जहाँ इसे हर हाल में जाना था, किसी भी सूरत में। हनीसा के पास नूर बैठी हुई थी। जब हनीसा चौंक कर आबिस का नाम लेती उठ बैठी थी। नूर परेशानी से इसे सँभालने लगी, जो उसके बाजू से निकलती जा रही थी। "आप ही कहाँ हैं आप? देखें, हनी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आप ही प्लीज़ आ जाएँ। हनी ने लिपस्टिक भी लगाई है, रेड ड्रेस भी पहना है, आपको अच्छा लगेगा ना। प्लीज़ आप ही आ जाएँ। आपकी हर बात मानूँगी मैं।" पैलेस के कमरे में वो पागलों की तरह आप ही सुल्तान को तलाश कर रही थी। फिक्र हुलिये में इस वक़्त वो अपने बाप के साथ-साथ वहाँ मौजूदा शख़्स की आँखें नम कर गई थी।
अनीसा बाबा को सामने देख इनकी जाने पड़ी थी। बाबा आप तो अनीसा बहुत प्यार करते हैं ना, प्लीज़ बाबा मुझे आप ही के पास ले जाएँ, वो नाराज़ है मुझसे बाबा, मैं कभी इनको नाराज़ नहीं करूँगी, प्लीज़ प्रॉमिस मुझे इस भुलाते हैं। अनीसा रोते हुए मिकाल साहब से फरियाद कर रही थी। हालत किसी सवाल की तरह थी जो कुछ सब कुछ रुक जाने पर खाली हाथ रह जाता है। मिकाल साहब बेटी का दर्द बर्दाश्त करते से सीने में भींच गए थे। फत बेगम तो खुद से भी नजर नहीं मिला पा रही थी जो अभी सनीसा के साथ कर चुका था। इसके बाद इनका कोई लफ्ज़ से तसल्ली इस बच्ची के दुख को कम नहीं कर सकता था। सब अपनी जगह शर्मिंदा थे। मिकाल साहब इसे सीने से लगा खड़े थे। अचानक ही वो बेजान होती इनके बाजू में झूल गई थी। मिकाल साहब अचानक से इसका चेहरा तपतपाने लगे। सबसे पहले आशिर को होश आया था। वो जल्दी से आगे बढ़े, इसे बाजू में उठाए बाहर की जाने भागा था। मिकाल साहब की तो जैसे दुनिया ही लुट गई थी। वो आशिर के साथ अस्पताल पहुंचे जहां अनीसा की हालत के पेश नज़र डॉक्टर ने इसे फ़ौरन इमरजेंसी में ले जाने का कहा था। 1 घंटा हो चुका था अनीसा को आईसीयू में गए हुए, अब तक कोई खैर खबर नहीं आई थी। सब बिगड़ चुका था। आशिर तो जैसे अपने हवास में खो चुका था। इसने कब सोचा था इस तरह ये सब होगा। डॉक्टर बाहर आए तो फ़ौरन मिकाल साहब और आशिर की जाने बढ़े थे। बेचैनी से अनीसा के बारे में पूछने लगे। डॉक्टर प्लीज़ बताएं वो कैसी है। मिकाल साहब ने पूछा था। डॉक्टर ने उनके कंधे पर हाथ रखकर हौसला दिया था। सर आप पेशेंट रखें, अल्लाह से दुआ करें, सब बेहतर होगा। आपकी बेटे का नर्वस ब्रेक डाउन हुआ है। अगर वो 2 घंटे में इसको होश ना आया तो कोमा में भी जा सकती है। डॉक्टर की बातों में खान साहब साकित से इसे देखने लगे थे। आशिर का चेहरा तारीख था। इनकी नन्ही सी शहजादी इस कदर जियत में थी। विकाल साहब ऐसे कहते आशिर ने हिम्मत करके इन्हें संभाला था। जिनका कुल सरमाया की बेटी थी। अनीसा की तरफ इन सबकी बर्दाश्त से बाहर थी। आशिर ने घर कॉल करके सबको बताया अनीसा की हालत का। वो फिर बेगम पर तो जैसे सब पता हो गया था। नूर बेटा आशा की कॉल आई थी। हनी अब ठीक है, चंदा आप ही रेस्ट करें। इनकी बात सुनकर नूर ने रब का बेहद शुक्र अदा किया जिसने इसकी दुआओं को ज़ाया नहीं होने दिया। जी आंटी आप चले, मैं बस शुक्राने के नफल अदा करके आती हूँ। नूर ने इनसे कहकर नीयत बांधी थी। फिर बेगम फिर से कौन सी सांसा खारिज करती बाहर चलती थी। अल्लाह ने बड़ा करम किया था इनकी बच्ची पर, वरना आज न जाने क्या अनहोनी हो जाती। अब इसका उठाया गया एक गलत कदम सुल्तान पैलेस की दरो दीवार हिला गया था। वेलकम बेटा, अहमद साहब ने इसके सर पर हाथ रखते हुए कहा था। इस वक्त वो एयरपोर्ट पर थे। हनीसा ने फ़कत मुस्कुराना मुनासिब समझा। इस लंदन की सर्द हवा भी इसे मुतासिर न कर सकी जो किसी ज़माने में इसे बहुत पसंद हुआ करती थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप हनीसा। तभी अहमद साहब का बेटा जो इनके साथ खड़ा था मुस्कुरा कर बोला। इसे हनीसा खूबसूरत लगे थे। इसके तीखे नए नक्श जैसे पहली नज़र में ही दिन में बेबस हो गए थे। वालेकुम सलाम, ठीक संजीदा आवाज़ में जवाब दिया गया था। आइए बेटे चले। अहमद साहब ने गाड़ी की तरफ इशारा किया। वो सर हिलाते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ गई थी। कैसी लगी साहिर। अहमद साहब ने दोस्ताना अंदाज में इसके कंधे पर हाथ मारा तो इनके हरकत नीचे मुकर के हंस दिया था। यू आर राइट एट, एशियन गर्ल्स काफ़ी हसीन होती हैं। गाड़ी में बैठते हुए अनीसा को देखकर वो मसरूर सा बोला था। मान गए ना अपने डैड को। उन्होंने इसकी गर्दन के गिर्द बाजू डालकर कहा था। जी जी, वो कहकर लगाया हंस दिया था। दोनों फिर गाड़ी में जाकर बैठ गए थे। आज तो हम जा रहे हैं तुम्हारा रिश्ता देखने। फत बेगम ने आशिर को मसरूफ से अंदाज में कहा था। वो तो टीवी देख रहा था। इसकी बात पर करण खाकर पलटा तो अपनी माँ को देखा जो किचन में शामी कबाब को शेप देने में मसरूफ थी। कौन किस से और रिश्ता करने चाह ही रही है। मोहम्मा भी आप भी नहीं, प्लीज़ हंसा भी नहीं है। वो हैरानगी से बोला। कैसे बता अपनी माँ को कि इसे नूरलैन पसंद है। एक तो मोहब्बत ऐसे हिसाब भी डालती है कि दिल की बात ज़ुबान से बयान भी नहीं होती। बिल्कुल मैं थक गई हूँ तुम्हारी ना ना सुनकर। मुझे लड़की पसंद है बस। तुम करो और ना तुम करो ना करो, और आज आप मंगनी भी करके आएंगे। वो इस तरह देखकर संजीदगी से बोली थी। आशिका पैर से मुँह खोल के था। इसकी माँ तो सारे प्लान बनाए बैठी हुई थी। मामा मुझे राइम दे, वो सर लहजे में बोला था। चुप हो रहो आशिक, ये मेरा आखिरी फैसला है। अगर तुमने इनकार किया तो सारी ज़िंदगी मेरी शक्ल देखने को तरस जाओगे। कबाब की ट्रे फ्रीज़र में रखते हुए वह कड़े तेवरों से बोली और अपने कमरे में चली गई थी। अब ये देखिए मैं ज़रा कॉल सुन कर रहा हूँ। साहिर ने मुस्कुराकर इसको कपड़ों की तरफ ध्यान दिलाया था और फ़ोन सुनने के लिए शॉप से बाहर चला गया था। वो इस वक्त मॉल में आए थे। अहमद साहब के स्टार पर वो शॉपिंग के लिए मॉल आई थी। इसका दिल नहीं था लेकिन सबके स्टार पर आना पड़ा था। वो बेदिली से सब शौक रंगों के मुख्तलिफ किस्म के कपड़े देख रही थी। मैम ये ट्राई करें, वहाँ की लड़की ने इसे ऐसे ही बेतासुर निगाहों से देखते हुए पिंक कलर का फ्रॉक सामने करते हुए कहा था। ये ड्रेस तो खास एशियन गर्ल के लिए है। तभी वो इसकी ड्रेसिंग देखकर समझ गई थी लड़की एशियन है, पाकिस्तान या इंडिया की नहीं। अनीसा ने इनकार किया था। मैम ट्राई तो करें ना, अच्छा है। आप ना खरीदना बेशक, इस लड़के ने तहमुल से कहा था। अनीसा ने इसे देखा। पीछे गर्दन मोड़कर साहिर को देखना चाहा लेकिन जैसे इसने गर्दन मोड़कर पीछे देखा तो इसे शीशे के पार वापिस नजर आया जो इसे ही रौनक बने देख रहा था। जैसे इसकी बेइरादी नजर पड़ गई और जैसे इसे यकीन आ रहा हो कि जिसके हिजर में तड़प रहा था वो इसके सामने है, लंदन में इसकी आंखों के सामने है। अनीसा की हालत
जैसे सांस साकित हो गई थी, इस हर्षाई को ऐसे सामने खड़ा पाकर इसका जिस्म एकदम लरजने लगा था। इससे पहले आवेश अंदर आता या कुछ करता, साहिर को बंद करता और जल्दी से अंदर आया था। सॉरी सॉरी निशा, में निकलना होगा, मेरे दोस्त की मदद ठीक नहीं है, मुझे इनके पास जाना होगा। उसके पास आता परेशानी से बोला, बिना इस तरफ ध्यान दिए कि वो खुद से साकित आंखें शीशे से लगाए खड़ी है। अनीसा ने साहिर को देखा, उसकी फैक्ट्री में तकरीबन भागते हुए चली गई थी। साहिर में भी कुछ तेजी से चलाते से खुशी हो रही थी कि वो जिससे शादी करने जा रहा है वो उसके हम कदम रहेगी, ये जाने बिना कि वो किस हालत में है। वो हनी नहीं, वो होश में आते तेजी से इसके पीछे भागा था। आहिल जो पास शॉप से कुछ जूस ऑर्डर कर रहा था, ऐसे आप इसको भागते देखकर वो इसके पीछे भागा था, न जाने क्या था। हनी रुको, हनी रुको, हनी। वो बुखार की दर्द में लड़खड़ाया, अपनी पूरी जान से भागा था। लोगों के जुर्म से निकलता इसके पीछे भागा था। वो इस तक पहुंच जाता अगर सीढ़ियाँ उतरते वक्त इसका सर न टकरा था और वो लड़खड़ा खड़ाया था। इससे पहले कि वो सीढ़ियों से गिरता नीचे आता, आहिल ने इसे मुश्किल से संभाला था, वरना मुंह के बल गिरता और माल की सीढ़ियाँ थी भी बहुत लंबी। हनीसा वो इसे माल से बाहर जाता देखकर चीखा, मगर वो निकल गई थी। क्या हो गया? आप भी? साहिल ने इसे झंझोड़ा था। आहिल, चल गाड़ी निकाल, मुझे इसके पीछे जाना है। वो इसे अपना आप शर्माता हुआ सुर्ख आंखों से नीचे उतरता बाहर भागा था। नचार आहिल को भी जाना पड़ा। वो दोपहर में ऑफिस की मौजूदगी पर अभी तक डिस्टर्ब थी। इस वक्त लॉन में टहल रही थी। रात का वक्त था, सोचों का मरकज ऑफिस था। अचानक लाइट ऑफ हो गया, सो अंधेरा छा गया था। अंदर जाती इससे पहले इसकी नाक पर कोई भारी हाथ आया था, जिस पर शायद रुमाल था। अनीसा मज़ाहमत करती इस समय ऐसे आती वो ने इसके आवाज़ स्लिप कर दी थी। वो अपने पीछे खड़ी शख्स की बाहों में झूल गई थी। इसे होश आया तो सर में दर्द सा महसूस हुआ था। मुकम्मल होश पर आने पर खुद को अनजान कमरे में पाया था। वो झट से उठकर बैठी, बची-खुची सांसें भी सामने बैठे वजूद को देखकर रुक गई थी। आप इस इसके लब पर पड़े थे। खौफ से बेड से उतर कर खड़ी हो गई थी हनी। वो कुर्सी से उठता हुआ इसकी तरफ बढ़ा था। दूर रहो, मेरे पास मत आना, नफरत है मुझे तुमसे। वो इसके कदम अपनी तरफ बढ़ते देखकर पीछे लेते हुए बोली थी, मगर आप इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी, इसे दूर रहता। वो तेजी से इसकी तरफ बढ़ा और खींच कर इसे सीने से लगा ली। इसकी गिरफ्त और धड़कते दिल ने एक पल को निसाव को साकित कर दिया था, लेकिन इसका धोखा याद करके वो इसकी गिरफ्त में मचली थी। मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत था, मैंने धोखा दिया, मोहब्बत से तो मैंने धोखा दिया, लेकिन मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। नहीं तो मेरी वो, मैं तुम्हारा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इसको खुद में पीछे बोल रहा था और वो इसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश कर रही थी। मुझे नफ़रत है आपसे, पास कैसे आने की हिम्मत की आपने? उसकी आंखों में देखकर करा कर बोली थी, पास इसलिए आया कि ये मेरा हक है, तुम्हारी गुर्बत का हक मेरा है। इसके कदम में चेहरा छुपाए खुमारी से बोला था। उसकी हरकत पर साकित रह गई थी। दिल पर से बाहर आने को था, निज़ार लव यू, आई कांट लव विदाउट यू, आई कांट लिव विदाउट यू। इसकी गर्दन पर जा बजा हुआ होंठ रखते हुए कोई मजनू ही लग रहा था। वो इसे रोकने वाली थी कि वो इसे अपने लम्स से खामोश करवा गया था। इतनी देर बाद इसके लम्स को खुद पर पाकर जैसे निढाल सी हो गई थी। आज भी इसकी गुर्बत पागल कर देने वाली थी। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि इसकी गुर्बत का नशा संभालती। वो इसकी बढ़ती शिद्दत पर अपनी आवाज़ को बैठी थी, तुम मेरी हो हनी, मैं तुम्हारा हूँ। इस बाहों में भरे वो प्यार से बोला था। आप इस बेचैनी के आलम में हनीसा की तरफ बढ़ा, उसे बाहों में उठाए बाहर की जानिब भागा था। इसकी हालत किसी हरे ज्वारी की तरह थी, जिससे इसका कुल सरमाया लूटने जा रहा हो। आप इसके वहमो गुमान में भी ना था कि निशा इससे इस कदर नफरत करने लगेगी। वो अपनी गलती पर नादम था, पर शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। निशा वापिस सुल्तान, जिसका हर जज्बा सिर्फ और सिर्फ वापिस सुल्तान के लिए था, आज वो वापिस से रूठ गई थी। आप इसने जल्दी से निशा को गाड़ी में लटाया और हॉस्पिटल की जानिब गाड़ी को बढ़ा दिया था। इसकी नज़र बार बार अनीसा के खून से लथपथ वजूद पर जा रही थी। दिल दिमाग जैसे काम करना बंद कर चुके थे। वो गिरता पड़ा, वह मुश्किल से हॉस्पिटल लेकर पहुंचा था। डॉक्टर ने अनीसा की हालत देखते हुए फौरन इसे अटेंड किया। वापिस वहीं दीवार के साथ बैठता चला गया था। इसे अभी तक ये एक भयानक ख्वाब ही लग रहा था, जिसने इसके सामने इसकी मासूम सी ज़िंदगी से इससे छीन ली हो। निशा के साथ ने बताया था कि एक खुशनुमा लम्हा इसकी आंखों के सामने ले रहा था। वो इजरी हालत में यूं ही सरधा में बैठा था। इसकी अपनी हालत काबिल तरस थी। ये वही हाफिज था जिसने अपने दिल में बनते जहर से अनीसा में काल के वजूद को अपने पांव तले इस तरह रौंदा था कि वह जिंदगी हारने के दर पर थी। हाफिज सुल्तान का सारा गरूर खाक में मिल गया था। वो जो कभी मोहब्बत का मजाक बनाकर एक मासूम को तबाह कर चुका था, आज वही मोहब्बत इसे जिंदगी की हकीकत से रोशनास करवा रही थी। मोहब्बत के साथ खेलने वाले हमेशा तनहा रह जाते हैं। धोखा खाने वाले शख्स हमेशा बेबस नहीं होता, पर मोहब्बत इसे खुद से बेपरवाह बना देती है। इस हर एहसास को ख़त्म कर देती है जो आपको महबूब से दूर लेकर जाए। अनीसा ने बहुत सहा,
था, पर इसकी अज़ियतों का ज़ाला आबिद सुल्तान चाहकर भी अदा नहीं कर सकता था। मोहब्बत पर गहरी छाप थी अनीसा मिकाल की, जिसने आबिद सुल्तान को बताया था कि सिर्फ ढूंढे जाने में ही मज़ा नहीं है, छोड़कर जाने की अज़ियत में बेमिसाल होती है। आबिद अपने दोनों हाथ घुटनों के गिरते बांधे फांसियों के बाहर दरवाजे को घूर रहा था, जहाँ इसकी ज़िंदगी हार रही थी। इसने हनीसा में कल को जो तरफ दी थी, आज इस तरफ ने आबिद सुल्तान के रूम को झुलसा दिया था हनीसा को। अब इसको हनीसा की बेखरती सिसकी अपने कानों में सुनाई दे रही थी, जिससे किस तरह वो गिड़गिड़ाई थी इस बेमहर के सामने मोहब्बत की भीख मांगी थी। पर इस वक्त आबिद सुल्तान पत्थर का हो चुका था, जिसके दिल में हनीसा मिकाल अपने इश्क को मुकम्मल करने में नाकाम रही थी, हार गई थी। आबिद अपने बुरे ख्यालों को झटकता उठ खड़ा हुआ था और आईसीयू के ग्लास वॉल से हनीसा के बेजान वजूद को देखने लगा, जहाँ डॉक्टर जिसे ट्रीट कर रहे थे हर वक्त मुस्कुराने वाले लब खामोश थे। आबिद सुल्तान की उल्फत पर शर्माने वाले गाल जर्द थे। आबिद सुल्तान के अक्स को मुकम्मल करती आंखें इस लम्हे बंद थी। अनीसा का जर्द पड़ता वजूद आबिद को नए सिरे से तकलीफ से दो चार कर गया था। आबिद ग्लास हॉल से सर टिकाए रो पड़ा था। वो मजबूत तवाना मर्द रो रहा था अनीसा मिकाल के लिए, इसकी मोहब्बत पाने के लिए, इसे महसूस करने के लिए। आबिद झटके से दरवाज़ा खोलता बाहर दाखिल हुआ था। इसे किसी भी तरह हनीसा से बात करनी थी। वो जानता था अगर इसने अब हनीसा से कुछ ना कहा तो इसकी सांसें साथ छोड़ जाएंगी। ये डॉक्टर और नर्स इसे अंदर आता देखा फौरन बाहर जाने का कहा था। प्लीज़ मेरी बीवी को ठीक कर दे, प्लीज़ मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। आबिद मुझसे रोते हुए डॉक्टर से मिन्नत कर रहा था। वो रोते हुए आज वाकई कोई दीवाना ही लग रहा था, अपनी जिंदगानी का दीवाना, इसकी खुशबू का दीवाना। अब इसका बस नहीं चाह रहा था कि निसा का झंझोड़े जिसने इसे जीते जी आग में धकेल दिया था। अब इस सुल्तान का वजूद लम्हा ब लम्हा जलसता जा रहा था। निसा की आंखें सिसकियां अब इस सुल्तान के कानों को चीर रही थी। डॉक्टर ने अब इसकी हालत पेश नजर इसे अपने साथ लिए करीब बेंच पर बिठाया, कंधे पर हाथ रखते बोला था, देखिए सर, आप अल्लाह पर भरोसा रखिए, आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पर माजरत के साथ जहर बहुत ज़्यादा ताकतवर था, हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। आपको हौसला रखना होगा, इस तरह डॉक्टर्स को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। आप अपने हमें अपना काम करने दें। डॉक्टर आप इसको तसल्ली देकर जा चुका था, पर आप इसके वजूद में तो सकत ही बाकी ना थी। इसकी धड़कनें सुस्त रवि से चलने लगी थी, दिल में जैसे किसी ने चीरफाड़ मचा दी हो। तो साबित हुआ अभी सुल्तान तुम बदबख्त ठहरे, तुम्हारे नसीब की खुशियाँ तुम्हारे इंतकाम खा गई हैं। इसे अब भी अपनी समात पर यकीन नहीं आ रहा था, क्या वाकई अनीसा इसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। एक बार फिर मोहब्बत ने आसिम सुल्तान को धूल चटाई थी, अपनी दी गई अजियतों को मजीद बढ़ा गया था। हनीसा मिकाल के लिए अब इसकी आंखों से टूट कर आंसू गिरने लगे थे, इस बात से बेखबर कि ये आंसू तो हनीसा मिकाल की औलाद की कदर के थे, इसके वजूद में उतरती वीरानी के थे। अब दर्द से अब इसका दिल फटने को था। इसने कभी ध्यान ही ना दिया था कि अनीसा किस हाल में है, ठीक है या नहीं। इसे तो पछतावा के नाक ने डस कर रखा था कि वो बेहिस बना सब कुछ भूल बैठा था। ये कैसा क़यामत का इंकशाफ हुआ था। अब इसकी सोच सोच कर जान जा रही थी कि निज़ाम काल किसी तौर पर अपने इतने बड़े नुकसान के लिए माफ़ करेगी या नहीं। अब इस वहाँ से उठता बाहर चला गया था और गहरे सांस भरने लगा था। एक ना करता गुनाह की सज़ा हनेसा के लिए इसने मुंतखब की थी और एक इंतकाम की सज़ा अल्लाह पाक ने अब इस सुल्तान को दी थी। आसिम ने वह अब इसने खुद को संभाल ले वो वैसे मस्जिद का बोझा फ़ौरन अपने रब की तरफ दौड़ लगाई थी। अब सिर्फ अल्लाह ही इसकी मदद कर सकता था। वो रब जो 70 मौत से ज़्यादा प्यार करने वाला है, जो अपने बंदों को आजमाइश में अकेला नहीं छोड़ता, इसके हाथ सच का राज है। अब इसने वज़ू करने के लिए हाथ बढ़ाए तो आंखों से सारों की तरह आंसू बहने लगे। न जाने कितने अरसे बाद इसे अपने अल्लाह के सामने हाजिरी देने जाना था। अब इसने होले से अनीसा के माथे पर बिखरे बाल समेटे, शिद्दत से इसकी पेशानी पर बोसा दिया था। अब इसके लफ्ज़ में दर्द थी, अज़ाला था, तकलीफ थी। वो चाह कर भी खुद को मजबूर नहीं कर पा रहा था। इसने सब कुछ खो दिया, अपनी बीवी बच्चा से, अपनी मोहब्बत। अनीसा का वजूद, इसकी गुर्बत, सब कुछ अपने हाथों से गंवा चुका था। किस कदर शिद्दत होती थी इस मासूम की बातों में, कितना मान होता था इसके लफ्ज़ में। आपी में इसके आबी ने ही इसे हर जगह पे आबरू कर दिया था, इसके दामन को मैला कर दिया। वो अनीसा तो क्या खुद से भी नजर नहीं मिला पा रहा था। अब इस जानता था कि अनीसा को जब होश आएगा वो कभी भी इसे इस तरह करीब नहीं आने देगी। वो हारा हुआ शख्स अब टुकड़ों में बढ़ चुका था। अब इसे एक आखिरी बार अनीसा की खुशबू खुद में बसा लेना चाहता था। दर्द की दो दवा अनीसा का लम्स जो ठहरा था। अब इसने अपनी पलकों से बहते आंसू की दर्जी साफ की और अनीसा की सूजी आंखों पर लब रखते हुए इन्हें मुँह पर किया था। अनीसा को नींद में भी अब इस सुल्तान की ज़रा सी गुर्बत ने बेचैन कर दिया था। अब इसकी बेचैनी देखना हुआ मुस्कुराए थे। लड़की वाकई दीवानी थी, वो इश्क की महराजों को छू रही थी। अब सुल्तान वो हर चाई था जो इसकी रूह को गाल कर चुका था। पर हनीसा में काल आज इसके लम्स की शिद्दत अपना वार सकती थी। अब इसने अंगूठे की मदद से इसके होंठों को जुदा किया और बेहद नन्ही से अनीसा के सुर्ख होंठों पर अपने अनाबी होंठ रख दिए थे।
रख दिए। अंदाज़ इस कदर दिलफ़रेब था कि अनीसा के वजूद में जंबिश होने लगी। अपनी गुर्बत पर अनीसा की तेज़ होती धड़कनें महसूस करते हाफिज़ इसकी खुशबू में बहकने लगा था। नमी की जगह पर लफ्ज़ में शिद्दत थी। ये जुनून था, न जाने किस बात का, शायद अनीसा के दूर जाने का खौफ था। आबिद सुल्तान स्लिप कर चुका था। मुकम्मल अनीसा को अपने दस्तरस में से नरमी से अपनी सांसों से आज़ादी बख्श गया था। आबिद अनीसा के बालों में धीरे-धीरे से उँगलियाँ चलाता ऐसे महसूस कर रहा था। जब अनीसा ने हल्की सी आँखें खोली तो खुद को हॉस्पिटल में पाया था। दिमाग में कुछ देर पहले हुआ वाक़या पूरी तरह ताज़ा होता जब वो आसिम अब्बास से ज़्यादा असर कर रही थी। अनीसा ने अपनी गर्दन पर गर्म सांसें महसूस करके अपना चेहरा मोड़ा तो अपने इतने करीब आसिम सुल्तान को महसूस करके अनीसा की आंखों में वहशत सी नाचने लगी थी। आंखों से बेतहाशा आंसू बहने लगे थे जो उसकी तकलीफ के गवाह थे। अनीसा की बिगड़ी हालत देखकर आबिद इससे अलग होता खड़ा हो गया था। अनीसा इसके दूर होने पर सर तकिए पर गिरा अपनी सांसें बहाल करने लगी थी। इस शख्स की ज़रा सी गुर्बत अब अनीसा में काल के लिए वबाले जान बन चुकी थी। इसकी सिलकती तड़पती आहों पर आबिद सुल्तान पत्थर हो गया था और आज अनीसा इसमें कालने से दूर जाकर बता दिया था कि जुदाई मौत से ज़्यादा सख्त होती है। अनीसा की आंखों से आंसू बेमौल हो रहे थे। आबिद इसने हाथ आगे बढ़ाते हुए अनीसा के आंसू साफ करना चाहे पर अनीसा ने सख्ती से इसका हाथ झटक दिया था। खबरदार आबिद सुल्तान, मुझे हाथ लगाया तो मैं जो थी तुम पर मरने वाली वो तुम्हारे जाने के बाद ही मर गई थी। अब मेरा खाली वजूद है जिसे तुम नोचना चाहोगे तो भी नोच नहीं सकते। जानते हो क्यों? क्योंकि अनीसा सुल्तान अब आबिद सुल्तान तुम्हारा यादों का मज़ार बना चुकी है, अपनी चाहत को दफ़न कर चुकी है। हनी प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुन लो जाना, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अब इसके लहजे में बेबसी थी। इसकी बात पर वो मुस्कुराना हंसती चली गई थी। इसकी हंसी में छुपा कर अब इसका दिल डुबा रहा था। किस बात की माफ़ी आबिद सुल्तान, क्या समझते हो मुझे? हाँ, किस बात के ज़म में मेरी ज़ात को रौंदा, मुझसे मेरा वक़ार छीना? मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं देखे थे। आबिद सिर्फ अपने पापा के लिए जीने लगी थी। तुम्हारी बचपन से बेजान नफ़रत ने मेरी हर खुशी मुझसे छीन ली। जानते हो आबिद, मुझे तुमसे नफ़रत नहीं हो रही बल्कि तरस आता है तुम जैसे शख्स पर जो अपना सब कुछ खोकर मेरे सामने खड़ा है। आज तुम जीत गए हो आबिद सुल्तान, ने जीत तुम्हारी हुई तो तोड़ दिया तुमने हनीसा मिकाइल को, इसके वजूद को कर दिया अपनी झूठी मोहब्बत का असीर। अनीसा रोते हुए इस अपने दिल में छुपा दर्द बता रही थी। आबिद ने बेबसी की तस्वीर बना अनीसा की नज़रों में छुपती बगावत देख रहा था। वो जान गया था अनीसा मिकाल ने मोहब्बत नहीं इश्क किया था और वो छोटी सी लड़की आबिद सुल्तान की नफ़रत को हरा गई थी। प्लीज़ हनी, एक बार मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारा अभी कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। हर मोड़ पर तुम्हारा साथ रहेगा। ज़िंदगी की खुशियाँ तुम्हें देगा। प्लीज़ मुझे हनी माफ़ कर दो। अपने अभी को तन्हा मत करो। मैं तुम्हारी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इन 2 घंटों में न जाने कितनी बार मैं मरा हूँ। मेरी जान, प्लीज़ मुझ पर रहम करो। अब इसकी बात सुनकर निशा की आंखें नम हुई थी, पर ये आंसू आबिद सुल्तान के लिए नहीं थे, निशा में कल की बर्बादी के लिए थे। वो भी कितना तड़पी थी, कितना पुकारा था, पर वो संग दिल था नहीं आया था। आज मेरा भी तो किस मुकाम पर जब वो ज़िंदगी से हार गई है, जब वो जिंदा ही नहीं रहना चाहती थी। कुछ घंटे पहले अनीसा जब से मॉल में अभी से मिली थी, ये सोच रही थी कि अभी से अब इसका पीछा नहीं छोड़ेगा। वो अभी तक खुद को समेट भी नहीं पाई थी, वो फिर से बिखेरने आ गया था। निशा के दिल में बस एक ही खौफ पंप रहा था, वो आबिद सुल्तान के आगे हार जाएगी। वो इसे खुद में गुम कर लेगा, पर इस बार वो खुद से हारना नहीं चाहती थी। चाहे इसे इसलिए हनीसा ने आबिद सुल्तान से हमेशा के लिए दूर जाने का रास्ता सोचा था। इस पर अमल करते हुए अपने पास एक छोटी सी शीशी रखने लगी थी, जिसमें मौजूद इसकी ज़िंदगी चंद मिनटों में ख़त्म कर सकता था। और आबिद सुल्तान से बचने के लिए नीसा इस हर हरबे को भी आजमा चुकी थी। वो ज़िंदगी हारना मंजूर कर सकती थी, पर आबिद सुल्तान की वेग में मेरी मोहब्बत नहीं। हाल अनीसा ने इंतहाई तैश के आलम में अपने हाथ में लगी ड्रिप की सुई निकाली थी, जो इसका हाथ जख्मी कर गई थी। खून बल कर इसका हाथ रंगीन कर गया था। अब इस तरफ का निशा के जाने बढ़ने से पहले कि वो इसे हाथ लगाता, निशा ने इसके हाथ के इशारे से रोक दिया था और खुद बेड से उतरने लगी। अभी निशा ने पहला कदम रखा था जब लड़खड़ा कर गिरने लगी। इससे पहले कि वो गिरती, अगले लम्हे इसका नाजुक वजूद आसिफ सुल्तान के साथ में था। शदीद डिप्रेशन की वजह से वो अपनी वासना बहाल कर पाई और इसकी बाहों में झूल गई थी। घर वाले आशिर और नूर की शादी तय कर चुके थे। नूर के पेपर्स के बाद रखी गई। आज नूर का आखिरी पेपर था। आशिर नूर को पिक करने आया था। नूर को सामने ही ड्राइवर के इंतजार में खड़ा पाया।
नूर इस वक्त तबाही में मलबूस खूबसूरती से चाप किए हुए थी। आशिर इसे देखते इसकी जाने बढ़ाया और सलाम किया था। अस्सलाम वालेकुम होने वाली सोचा मोहतरमा, मिजाज तो बखैर है ना आपके? आशिर इनकी तरफ हल्का सा झुकते हुए शरारती अंदाज में बोला था। नूर इसकी अचानक आमद पर हैरान हुई थी और ऊपर से इसका मायने का इस अंदाज नूर को सहमने पर मजबूर कर गया था और नूर इसकी बेबाकी पर चलती रखती जल्दी से गाड़ी में आ बैठी। इतने महीनों में वो आशिर की फितरत से बखूबी वाकिफ हो गई थी। आशिर एक मुकम्मल शख्स था जिसकी संगत नूर का फ़ख्र महसूस करवाने लगी थी। इसका दिल शीशे की तरह शफ़ाफ था। जहाँ नूरुलैन को सिर्फ अपना अक्स दिखाई देता था। वो खुश थी और रब की शुक्रगुजार भी थी जिसने उसे बेहतर फैसला लेने में मदद की थी। हनेसा जो पिछले 1 साल से जर्मनी में रह रही थी, लेकिन कभी भी इसके पापा हनेसा को रात के वक्त अकेला नहीं होने देते थे, क्योंकि वो डर कर उठ जाती थी। हर रात हनेसा को आबिस के बारे में तरह-तरह के ख्वाब आते थे, जिनसे वो डर जाती थी। आबि काश इससे आगे हनेसा कुछ बोल भी नहीं सकती थी और बेसाख्ता फूट-फूट कर रो देती थी। आबिस रात के अंधेरे में फ्लैट का दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुआ। यहाँ आने से पहले वो आज मिकाइल साहब की सारी रूटीनों के बारे में पता कर चुका था। हनीसा मिकाइल साहब के लिए हमेशा की डोर्स के नीचे ही रखती थी, जिसके बारे में किसी को भी मालूम ना था। आप इस दरवाज़ा लॉक देकर खिड़की से फ्लैट में कूद गया था, जिसे लॉक लगाना भूल जाती थी। खिड़की खुलने की आवाज़ पर नेसा और डर गई थी। नाश में पड़े सोफे पर सुकड़ कर बैठ गई थी, सासा रोने का शुगर फरमा रही थी। अनीसा ने अपने इर्द गिर्द जानी पहचानी कलोन की खुशबू महसूस की तो सांस जैसे सीने में अटक गई थी। अनीसा फ्लैट में किसी की मौजूदगी महसूस कर सकती थी। वो बड़ी फुर्सत से इसे दीवानों की तरह देख रहा था। आप इसके अंदर आते ही सिसकियों की आवाज़ें और भी सुनाई देने लगी थी। वो जानता था कि वो अंधेरे से डरती है। खिड़की से आती चांदनी की रोशनी इसे अपने दिल को तसल्ली देने के लिए बैठी हुई थी कि अभी रोशनी हो जाएगी। अब इसका रूम अपनी मोहब्बत को देखता रब का शुक्रगुजार था। मैं अपनी हनी को देखने से एक नई ताकत इसमें शरीयत कर गई थी। इसे देखते ही वो पूरे 1 साल की तशनगी मिटा देना चाहता था। अपने पास किसी मौजूदगी महसूस करते वो चीखने लगी थी कि आबिद से इसके चीखने पर बढ़ाता हुआ इसको खींच कर खड़ा करता अपने साथ लगा गया था। इसकी आवाज़ सड़क में ही दबा दी थी, लेकिन हनीसा नूर से चीखने में मसरूफ थी। इस तरह का कोई इसे मारने है जिसे इसके साथ अपार्टमेंट में रहती एक लड़की का कत्ल हुआ, वैसे ही लड़की ने जो ही अपने इशारा कर सलाता किसी का जाना पहचाना लम्स महसूस हुआ। वो हवास पाकर सी होती पागलों की तरह हाथ चलाती से उसे दूर करने लगी, पर इस बार आबिद ने इसे दूर जाने का हौसला नहीं दिया था। आबिद ने इसके दोनों हाथ अपने एक हाथ में लेकर उसे इतना करीब तर किया कि एक सुई जितना फासला ना रहा था। इसके नीचे लब को अपने 10 रस मिले थे, वो सारे फासले मिटाने की तत्परता से ऐसे ही लिए वो सोफे पर गिरता उसके ऊपर नोच चुका रहा था। अनीसा को अब अपना सांस से बंद होता महसूस हुआ था। अब इस को इल्म नहीं था कि वो अपने पागलपन में अनीसा के जुनून को हवा दे गया है। कितना तड़पी थी वो इस शख्स के लिए, उसके जुनूनियत का किसी तौर भी हकदार नहीं था। बुरी तरह दगदार चुका था, पर इसका दिल तलबगार था। आज भी इसकी चाहत इसकी जुनूनियत का हर हर लम्स जैसे बख्शने वाला था। मोहब्बत भी अजीब होती है, नफ़रत में सब भुला देती है तो मोहब्बत में ज़िंदगी लौटा देती है। अनीसा आप इस अच्छा आप इसके अनीसा पर झुकाव से इसकी सांसें सीने में कहीं दबकी थी। इसे अपने इर्द गिर्द की हवा अब इसके सुल्तान के कहर में महसूस हुई थी। अब इसकी अपनी सांसें नाहमवार होने पर अनीसा से दूर होता इसका लाल चेहरा देखने लगा, जो अपनी सांसों की रवानगी दुरुस्त करने में मलकान हो रही थी। अनीसा अब इस अनीसा की हालत देखकर अपने साथ लगाया गया। इसकी गिरफ्त मजनू नामा थी। वो हर चीज़ से बेनियाज अपनी हनी को अपनी बाहों में लेता इस दुनिया से गाफिल हो जाना चाहता था। अपनी ज़िंदगी का बहुत अहम वक्त वो अपने बेवकूफ़ी में खो चुका था। अनीसा होश में आती सब उसे दूर लेके खड़ी हो गई थी। मेरे करीब मत आना प्लीज़, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो रोते हुए इसे दूर जाने लगी थी। अब इसे वहशतज़दा सा देखकर अपने घुटनों के बल बैठता चला गया। अनीसा की ज़हनी कैफियत वो समझ रहा था। किसी मज़लूम पिछले 2 सालों से इसे मोहब्बत की सज़ा काट रही थी। अब इसकी आंखें बेबसी से नम हुई थी। अब इस मनीषा के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ता हुआ इसे शर्च कर गया था। इसके हाथों की कपकपाहट आंखों में नजर आती तरफ अनीसा को पल में हैरान कर गई थी। मैं जानता हूँ मेरी ज़िंदगी मैंने अपने कमज़ोर लम्हों का सारा तुम्हें बनाया, हर पर तुम्हें जिए थी, इस वक्त तन्हा छोड़ दिया जब तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। सिर्फ मेरी वजह से खो मैंने तुम्हें खो दिया। मेरा सब कुछ मेरी नादानियों की बीच चढ़ गया। मैं मर जाऊँगा हनी। पिछले 1 साल से पागलों की तरह तुम्हें ढूँढ रहा हूँ। जाना माफ़ कर दो। अपने इश्क के लिए अपने आप इसको माफ़ कर दो। आप इस बोलते हुए रो पड़ा था। अनीसा की तरफ ने जैसे जिस्म से सारी जान निचोड़ ली थी। वो मगरूर सा आप इस सुल्तान तो ना था जो लोगों को अपने पैरों तले रोना जानता था। ये तो अनीसा मिकाल के इश्क में डूबा हुआ इसकी मोहब्बत था।
अब इसके आंसू अनीसा के दिल पर गिर रहे थे। इसकी तरफ इसकी अज़ियत अनीसा के दिल में सोई हुई मोहब्बत को जगा रही थी, लेकिन अपने साथ गुजरे पल याद करके एक बार फिर पत्थर की बन गई थी। मैं इन लोगों में से नहीं हूँ जो मोहब्बत को ठुकरा कर शुक्राना से इनकार करूँ, लेकिन मैं खुद के साथ बीते हुए अज़ियत भरे लम्हे भी नहीं भूल सकती। आप चाहते हैं ना कि मैं हमेशा आपके साथ रहूँ, आपके साथ रहूँगी, लेकिन आपकी मोहब्बत, आपका ये प्यार मुझे नहीं चाहिए। मैं इसकी कदर करते हुए आपके जज़्बात मजबूर नहीं करूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप मेरे करीब नहीं आएँगे, मुझसे कोई तलब नहीं बनाएँगे। अगर आपको मंज़ूर है तो ठीक है। अनीसा मत करो ऐसा, मैं मर जाऊँगा, मैं तुमसे दूर रहते। मेरे मोहब्बत, मेरा साथ, तुम्हारी मोहब्बत चाहती है। मेरी तकलीफ़ दोहरी मत करो। किस मोहब्बत की बात कर रहे हैं आप? वो मोहब्बत जो आप खुद इस इंतकाम के चलते ख़त्म कर चुके हैं। अनीसा के अल्फ़ाज़ आसिम की जान निकाल चुके थे। मुजरिम हूँ, तुम्हारा मानता हूँ, ख़ताकार हूँ, जो सज़ा दोगी कबूल है, लेकिन दूरी का अज़ाब मत दो प्लीज़। वो रोते हुए बोला था, साकी कब तक मैं खाने के पास रहकर प्यासा रह सकता है। इससे अज़ियत तो ना दो मुझे। मेरी एक ही तो शर्त है, अगर आपको मंज़ूर है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। मैं मुझे सब शर्तें मंज़ूर है, तुम जो कहोगी वही करूँगा, साँस भी तुम्हारी मर्ज़ी से लूँगा। बस तुम मुझे कभी छोड़ कर मत जाना, मैं बहुत जल्द अपनी ज़िंदगी को वापस हासिल कर लूँगा इंशाअल्लाह। अपनी मोहब्बत से तुम्हारा दिल अपना अल्लाह इंशाअल्लाह अपनी मोहब्बत से तुम्हारा दिल अपनी तरफ माइल कर लूँगा। अनीसा मीकाल साहब को अपना फ़ैसला सुना चुकी थी, इसलिए अब उन्होंने सब कुछ अनीसा पर छोड़ दिया था। वो चाहते थे अनीसा अपने सारे फ़ैसले खुद करे। अनीसा ने आबिस के लिए अपने मुआहदे को बहुत अच्छे से सँभाला था। वो दोनों एक साथ रहते हुए भी अजनबी थे। आबिस सुल्तान का घमंड अनीसा मीकाल की बेरुखी ख़त्म कर चुकी थी, लेकिन अनीसा मीकाल का पत्थर दिल आज भी वैसा ही था। गुज़रते 1 साल में आबिस ने पल-पल अनीसा का ख़्याल रखा था। इसने अनीसा को हाथों का छाला बना रखा था। सब घरवाले बहुत ज़्यादा खुश थे। इन खुशियों में नूर और आशिर के घर आने वाले मेहमान ने सबकी खुशियाँ दुबाला कर दी थी। आशिर के यहाँ बेटी पैदा हुई थी, जिसने सबकी खुशियाँ से ज़िंदगी भर दी थी। आशिर और नूर एक साथ मुतमिन ज़िंदगी गुजार रहे थे। इफ़त बेगम और अफ़राल साहब भी अपने बच्चों की खुशहाल ज़िंदगी देखकर पुरसकून थे। आशिर की बेटी सबके दिलों की धड़कन बन चुकी थी। कल से अनीसा को फूड पॉइज़निंग की वजह से वॉमिटिंग हो रही थी, जिसे नूर कुछ और ही नाम दे बैठी थी। अनीसा, यार लगता है गुड न्यूज़ है। नूर, जो अनीसा को किचन से भागते देख चुकी थी, फौरी पूछ रहा था, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अरे क्यों नहीं, चलो डॉक्टर के पास चलें। बल्कि मैं आप इसको कहती हूँ कि वो तुम्हें लेकर जाए। नूर, बस करो, हमारे दरमियान ऐसा कोई रिलेशन नहीं है और ना ही मैं ऐसा कोई रिलेशन बनाना चाहती हूँ। हनीसा नूर के जाने सवाल पर इर्द-गिर्द देखकर सटपटाई थी। वो नहीं चाहती थी कि किसी को बात मालूम हो। हनीसा की बात सुनकर वो साकित रह गई थी। तुम क्या कहूँ मैं, तुम पागल हो गई, तुम कैसे कर सकते हो आप इसके साथ ऐसा? वो बेचारा तुम्हारा कितना ख्याल रखता है, तुम माना कि इसने गलत किया था, लेकिन वो तुमसे कब का माफ़ी मांगता रहेगा। हाँ हाँ, तो कर चुकी हूँ ना मैं माफ़, अब क्या करूँ? जब वो सब चाहते हैं वो नहीं हो सकता कभी भी। इस शख्स को मैं अपने करीब नहीं आने दूँगी। अनीसा चीखते बोली थी। अनीसा मेरी जान, तुम गलत कर रही हो। इतने मुक़द्दस रिश्ते को तुम सिर्फ़ बदगुमानी की नज़र कर रही हो। मियाँ बीवी का रिश्ता अल्लाह ताला का पसंदीदा रिश्ता है। तुम क्यों अपने रब को नाराज़ कर रही हो? तुम याद करो, ये वही आबिस है जिससे तुम बेपनाह मोहब्बत करती थी। याद करो वो पल, अगर तुम अपनी ज़िंदगी में से आप इसका इंतकाम निकाल दो, वो तुम्हारी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएँगी। नूर की बात सुनकर निज़ा परेशान हो चुकी थी। मैं अल्लाह को नाराज़ नहीं कर सकती, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं नूर। मैंने आप इसको बेइंतहा चाहा, लेकिन इसका दिया धोखा मुझे पागल कर गया था। नूर, मैं वो अज़ियत भूल नहीं पाई। मैं बहुत गिड़गिड़ाई थी, भीख माँगी थी अपनी मोहब्बत की, लेकिन वो जाते-जाते मेरे जीने की वजह पे अपना साह ले गया। निज़ा रोते हुए बोली थी, अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद करता है मेरी जान। अल्लाह दिल बड़ा करो। मैं यकीन से कह सकती हूँ, तुम अब इसकी तरफ एक कदम बढ़ाओगे और शिद्दत से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा। मत तरसाओ इसे। अगर तुम अब इसकी तरह हो जाओगी तो तुम्हें और इसमें क्या फ़र्क रह जाएगा? मोहब्बत है वो तुम्हारी, और मोहब्बत है बहलाई नहीं जाती। बस अब इसका इश्क बन चुकी हो तुम, समझो इस बात को, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अनीसा बिन नूर की बातों में सोच में पड़ गई थी। वो शख्स तो जो 2 साल से इसके करीब के लिए तड़प रहा था, इसके ज़ब्त का इम्तिहान लेना सही है। अनीसा अपनी सोचों में घूमती जब बाहर से गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी थी। पहली बार दिल की वही तार सुनाई दी थी, वो जो 2 बरसों में जो आबिद सुल्तान को देखकर चलती थी। अनीसा अंदर आते आप इसको देखकर तकने लगी थी। ग्रे शर्ट, नेवी ब्लू पैंट में वो इस वक्त हद से ज़्यादा पुरकशिश लग रहा था, किसी रियासत के शहज़ादे की तरह। वो शहज़ादा ही तो था, अनीसा मीकाल का शहज़ादा। आप इस नाते ही आफ़त बेगम को सलाम किया और नूर से हंसला को लेकर प्यार करने लगा। आशिर ने हंसला के नाम पर ही अपनी बेटी का नाम हुनैसा के नाम पर ही अपनी बेटी का नाम हंसला रखा था, तो जो बेहद खूबसूरत नैन-नक्श की मालकिन थी। अब इससे भी वो काफ़ी हद तक मायूस हो चुकी थी। अनीसा को एहसास हुआ कि हमारा से एहसास से आप इसको महरूम रखने के साथ-साथ वो खुद पर भी ज़ुल्म कर रही है। किस कदर चाहत थी आप इसकी नज़रों में हंसला के लिए। हम
अनीसा पर पुरअज़ीम सी अपने रूम की तरफ बढ़ गई थी। आबिस काफ़ी देर अंतरा से खेलता रहा, फिर फ्रेश होने की घर से सीधा रूम में चला आया था। आबिस ने रूम में कदम रखा था, पूरा रूम अंधेरे में डूबा हुआ था। आबिस ने लाइट जलाने के लिए हाथ चलाना चाहा तो पूरा कमरा रोशनी में नहा गया। दरवाज़ा बंद करने के बाद आबिस को चूड़ी की खनक की आवाज़ सुनाई दी थी। दिल में गुदगुदी हुई थी कि काश इसकी हनी हो। आबिस ने जूँ ही अपना रुख दरवाजे की तरफ किया तो नज़रें सामने आते मंज़र पर साबित हुई थी, जहाँ अनीसा पूर सजी उसके दिल के तार को छेड़ रही थी। अनीसा मैरून साड़ी, ब्लैक ब्लाउज़ जिसके फुल स्लीव बाजू कमर पर बाँधकर कमरबंद, स्मोकी आईज़, रेड लिपस्टिक से सजे होंठ अनीसा इस वक्त किसी शहज़ादी से कम नहीं लग रही थी। आबिस बिना पलके झपकाए से देख रहा था। रूम के मायने के इस माहौल में सिर्फ आबिस और अनीसा की सांसें गूंज रही थी। म्यूजिक सिस्टम से गाना प्ले हुआ और अनीसा धीमे कदम उठाती आबिस की जानिब चली आई थी। अनीसा आबिस के गले में बाजू डाले धीमे से गुनगुनाने लगी। आबिस ने बेसाख्ता हाथ इसकी कमर के गिर्द लपेट लिया था। अनीसा की आंखों में आंसू थे। आबिस ने इसकी आंखों पर बोसा देते जैसे से अपने दिए दर्द का इज़ाला करना चाहता। आबिस के लब बड़ी बेचैनी से अनीसा की आंखों में आते आंसू जज़ब कर रहे थे। अनीसा की सांसें सीने में अटक गई थी जब आबिस अपना हाथ इसकी पूंछ पर महसूस हुआ था। अब इसके हर लम्स में शिद्दत थी, इसके हर लम्स की शिद्दत से इसकी तरफ का अंदाज़ा हो रहा था। शुक्रिया ज़िंदगी, मुझे मेरी ज़िंदगी वापस लौटाने के लिए, मुझे अपना आप सौंपने के लिए मेरी जान। आबिस अनीसा को थामे खुद के करीब करते अपने दिल की बात कहते इसके लबों के जाम से खुद को सैराब करने लगा था। वजूद में जैसे सालों बाद सुकून की लहर दौड़ी थी। आबिस का एक हाथ अनीसा के बालों में गर्दिश कर रहा था, दूसरा इसकी गर्दन के गिर्द लिपट रहा था। अनीसा इसकी शिद्दत और जुनून से बुरी तरह घबरा गई थी, लेकिन इस बार इसने खुद को आबिस से दूर नहीं किया था, बल्कि अपनी बाहें इसके गले में डाले इसे हक दिया था। वह समेट ले इसके बिखरे वजूद को, कच्ची दिल को। अब इसके हाथ अनीसा की डोरियों से उलझते से दौड़ चुके थे। अनीसा को बेहद हया ने आन घेरा था। वह फ़ौरन आबिस से दूर होती कि इतनी ही तेज़ी से आबिस इसे अपने करीब करता बाहों में भरे बेड पर ले आया था। अनीसा आने वाले लम्हात से घबराती अपनी आंखें मूंद की थी। आबिस की उंगलियां अनीसा की उंगलियों से उलझती से मज़ीद बहका गई थी। आबिस अनीसा के हिलते कँपते लबों पर एक बार फिर से झुका तो अपनी मोहब्बत जताने लगा था। अंदाज़ इस बार बेहद नरम था, जैसे कोई फूल हो। अब इसके लब अनीसा के होंठों से जुदा होते इसके गर्दन पर अपने लम्ब छोड़ते इसे बेबस कर गए थे। रात भर आबिस अनीसा हर बिन बादल बरसात की तरह अपनी मोहब्बत बरसाता रहा था। अनीसा ने आबिस को माफ़ करके साबित किया था कि औरत कितनी भी मासूम हो, खुद के साथ हुई ज़्यादती को माफ़ नहीं करती। आबिस के शिद्दत भरे लम्स ने अनीसा को दुनिया बुला दी थी। आने वाली सुबह दोनों के लिए खुशियों से भरी ज़िंदगी की सौगात थी, जो दोनों ने खोया था, इसे ज़्यादा रब ने अता कर दिया था। कभी-कभी कि किसी को मोहब्बत का एहसास दिलाने के लिए अपना आप मारना पड़ता है। अनीसा और आबिस की जुनूनियत भरी दास्तान में जीत अनीसा की मोहब्बत को मिली थी, जो शिकस्त आबिस सुल्तान के इंतकाम ने पाई थी। ख़त्म शुद। सो डियर रीडर्स, ये था नावल शिद्दत लम्स। राइटर हैं फ़ायज़ा शेख। और आप लोग का नावल कैसा लगा? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं कल न्यू नावल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।